हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस जैदी सर और आप पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट को पहले से बनी बनाई हुई शीटों के आधार पर जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। पूरे एक लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर है और साथ में करीब 25 to 30 क्वेश्चन करेंगे आए हुए एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल नीट में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है और इसलिए इसे आप ध्यान से एक बार में पढ़ ले। हाँ, इसकी पीडीएफ फाइल, जितनी भी ये शीटें आप पढ़ेंगे, इसकी पीडीएफ फाइल न्यूज़ पीडी इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ के ऐप से ले सकते हैं, या फिर मुझे फ़ोन करके व्हाट्सएप से इसकी शीटें आप ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लॉजिक गेट्स क्या हैं? तो लॉजिक गेट एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जो मेनली सेमी कंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। लॉजिक गेट को फिर गेट क्यों कहा जाता है? गेट का मतलब होता है कंडीशनल पैसेज, जहाँ से किसी नियम या कंडीशन के हिसाब से कोई चीज़ पास हो सकती है। जैसे हमारे घर का गेट, जिसमें हम आ जा सकते हैं, हमारे जानने वाले लोग आ जा सकते हैं, बट कोई अपरिचित व्यक्ति के लिए आना जाना मना होता है। और इसी तरह से लॉजिक गेट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट और सिग्नल को किसी कंडीशन या बेसिस या लॉ के आधार पर ही पास करते हैं। इसीलिए इनमें इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में कई सारे अलग अलग शेप के लॉजिक गेट बनाए गए। इनका सिंबॉलिक डायग्राम है। इनमें इनपुट की संख्या, इनपुट टर्मिनल की संख्या 1, 2, 3 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, जबकि आउटपुट की संख्या यहाँ पर केवल एक होती है हमेशा। अब आइए समझ लेते हैं कि लॉजिक गेट के वर्किंग का क्या सिद्धांत है। तो लॉजिक गेट्स जो बेस करते हैं वो बूलियन अलजेब्रा और अलजेब्रा ऑफ लॉजिक पर, जिसमें कि बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर ये बूलियन अलजेब्रा क्या है? एक ग्रेट मैथमेटिशियन जॉर्ज बूले थे, उन्होंने एक नए तरह की अलजेब्रा को बनाया था जिसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। मतलब उसमें लॉजिक के आधार पर किसी बात को तय किया जा सकता था। आप जैसा समझ सकते हैं कि किसी न किसी बात के हमेशा दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो स्टेट हो सकती हैं। तो लॉजिक में हम उसे ट्रू या फिर फॉल्स, या कहने को यस और नो कह सकते हैं। यस का अपोजिट स्टेट क्या होगी? नो। तो इसमें हमेशा दो ही स्टेट और दो वेरिएबल का इस्तेमाल होता है। हाँ, अब आइए इलेक्ट्रिकल सर्किट में। सर्किट अगर ऑन है तो ये उसकी एक स्टेट है, और अगर ऑफ है तो ये इसकी अपोजिट यानी दूसरी स्टेट होगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ध्यान देने की बात है, ऑन ऑफ की जगह पे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, या हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज होता है। जैसे कोई पॉइंट अगर हाई वोल्टेज पे है तो उसे कहेंगे ऑन है, अगर वो लो वोल्टेज पे है तो उसे कहेंगे ऑफ। इसके लिए दो सिंबल यूज़ किए जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। सिंबल ऑन के लिए 1 यूज़ किया जाता है और ऑफ के लिए 0 यूज़ किया जाता है। अब आइए समझ लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। जितनी भी मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम है। सभी को पता है डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स या 10 सिंबल्स होते हैं, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8। जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही सिंबल होते हैं, 1 और 0। 1 का मतलब 1 नहीं है, ना कि 0 का मतलब 0, जस्ट ये सिंबल की तरह यूज़ किए जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम में का जो बेस है वो 10 होता है, जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 2 होता है। फॉर एग्जांपल, डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे 125 है, 1100 है, तो इसको जब भी ये हमें शो करना होगा कि ये डेसिमल नंबर है, तो इसको एक बड़े ब्रैकेट से घेर के और इसमें छोटा सा बेस 10 लिखेंगे। और यहाँ पे भी देखिए 1100 को बड़े ब्रैकेट से कवर करके उसके बाहर नीचे की तरफ छोटा सा 10 लिखा है। इसका मतलब ये बेस 10 है। बिल्कुल इसी तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में जो भी नंबर जब भी लिखे जाते हैं तो उनको शो करने का तरीका होता है 101 के रूप में उसे लिखा जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर नीचे छोटा 2 होगा, क्योंकि इसका बेस 2 है, रेडिक्स 2 है। इसी तरह से 10101 है। ये ध्यान देने की बात है, इसे आप कभी 101 नहीं कह सकते, क्योंकि ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये बाइनरी नंबर। इसमें अलग अलग ही पढ़ना होता है। अब आइए, डेसिमल नंबर सिस्टम तो पूरी मैथमेटिक्स है इसमें, और कंप्यूटर के हार्डवेयर में यानी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। सभी तरह की साइंसेज में मैथमेटिक्स जो भी हम यूज़ करते हैं वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम है। बट कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में यानी प्रोग्रामिंग में इस बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, और वही लॉजिक गेट में भी करेंगे। अब आइए समझ लेते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, और इसका उल्टा आगे है। सीधा सीधा हिसाब है, बिल्कुल बहुत आसानी से आप एक बार में इसे समझ सकते हो कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हम 2 से यानी 2 से बार बार डिवाइड करें तो दो तरह के रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी होगी, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 0 आएगा। अगर वो डेसिमल नंबर इवन नंबर है तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ऑड नंबर है तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, रिमाइंडर को कलेक्ट किया जाता है। तो अब
डिवीज़न मेथड से बाइनरी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो जैसे 9 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का तरीका नॉर्मल डिवीज़न में क्या होता है, सीधा सीधा आप देख सकते हैं 2 को हमने 9 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 4 8 लिखेंगे, 9 में से 8 घटाएंगे, 1 रिमाइंडर आ जाएगी। ये एक स्टेप हो गया नॉर्मल डिवीज़न में। जबकि बाइनरी डिवीज़न में इसी तरह से हम ऐसे लिखते हैं, 9 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 4 8 लिखेंगे, 9 में से 1 घटाएंगे, इधर साइड में लिख लेंगे रिमाइंडर। तो ये बाइनरी डिवीज़न का एक स्टेप है। अच्छा, अगर आगे इसको बढ़ाना है तो फिर इस बचे हुए 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और फिर आगे जो भी रिमाइंडर आएगा उसे घटा के लिख लेंगे। यही प्रोसेस बार बार रिपीट करते जाते हैं और जो भी रिमाइंडर आता है उसको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, बन जाता है बाइनरी नंबर। अब आइए इसे समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ व्हाट इज द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ऑफ डेसिमल नंबर 9 और ये बेस 10 इन बाइनरी नंबर। ये 4 ऑप्शन दिए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 8, 9 में से 8 गया तो ये बचा 1, और फिर इस बचे हुए 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 4। अब की बार 4 - 4 0 रिमाइंडर आएगा। फिर इस 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 2, और जब इसमें 2 हटाएंगे फिर रिमाइंडर 0 आएगा। लास्ट में हर बार आप देखेंगे किसी भी तरह के नंबर को ले लें 1 ज़रूर आएगा। तो अब रिमाइंडर को ध्यान रखना है। यहाँ देख लिया हमने रिमाइंडर को कलर कर रखा है पहले से। तो ये जो पहला लास्ट वाला रिमाइंडर है 1, यहाँ नीचे शुरुआत करेंगे 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1, एक सीक्वेंस में इसको लिखते जाएंगे और तब ये बन जाएगा बाइनरी नंबर। तो डेसिमल नंबर 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट आप देख सकते हो 1001 है। आंसर हो गया आपका बी। एक और एग्जांपल लेते हैं तब आप अच्छे समझ लेंगे। 100 को हमें डेसिमल नंबर है बाइनरी इक्विवेलेंट में बदलना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। आप सबसे पहला काम 100 को भाई डिवाइड करें 2 से, तो 250 टाइम ले जाएंगे। 250 था 100, 100 घटाया 0 आया, फिर 50 को 2 से डिवाइड किया 25, तो 25 बार गया तो फिर 50 आ गया, फिर घटाया 0 आया। बस यही प्रोसेस बार बार रिपीट करते जाइए। आप ध्यान दीजिए, अब की बार 25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार जाएगा मैक्सिमम, और इसमें 24 आएगा। 25 से 24 घटाएंगे तो अब की रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर जैसे ही आता है रिमाइंडर 1 हो जाता है, इवन नंबर जैसे आता है वैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है। अब आप देख सकते हैं लास्ट तक हमने इसको डिवाइड किया, लास्ट में ये 3 आया, 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2, और तब ये वैल्यू आ गई आपकी रिमाइंडर की 1, और ये लास्ट रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा। तो इस तरह से सारे रिमाइंडर एक साथ कलेक्ट कर लेंगे तो आपका आंसर हो गया 101100100। ये हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट इस 100 डेसिमल नंबर का। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं। सम एग्जाम्पल डेसिमल नंबर और उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। आप इसे अपने आप रफ पेज पे करके देख सकते हो, आपका आंसर ये आना चाहिए। और तब इस प्रकार से किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदला जाता है। अब आइए नेक्स्ट पेज पर, इसका उल्टा प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। अब बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलने का तरीका बिल्कुल आसान है। कोई भी बाइनरी नंबर दिया होगा तो उसे 1 0 की ही डिजिट्स पाई जाएंगी, उनको थोड़ा स्पेस देके यानी दूर दूर लिख लेते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 1 के नीचे 2, और जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसके नीचे 2 लिखते जाएंगे, और जहाँ 0 आ रहा है उसके नीचे 0। मतलब दिए गए बाइनरी नंबर के 0 और 1 वाले डिजिट के नीचे 1 के नीचे हमेशा 2 और 0 के नीचे हमेशा 0 लिख करके एक पूरी लाइन बना लेते हैं, और सब डिजिट्स के बीच में प्लस लगा देते हैं, मतलब इन्हें आगे ऐड करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये कि जब ये सीक्वेंस बना लें तो राइट हैंड साइड से एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए पावर अप्लाई करते हैं, और ये पावर हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, कोई भी डिजिट हो। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, और तब इस प्रकार से ये आपका नंबर पूरा हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, इसमें 2 की पावर जितनी आएंगी वो तो आप कलेक्ट करके लिख लेंगे, बट जहाँ जहाँ 0 लगा हुआ है उसकी पावर 0 की पावर 0 0 ही होगी वैल्यू, और तब सारे 2 की पावर वाले नंबर आप लाइन से ऐड कर लें। देखिए यहाँ नंबर आ रहा है 367। तो इस दिए गए बाइनरी के लिए इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 367 था, और बेस 10 करके इसे लिख देंगे। तो ये काम बहुत आसान होता है। कोई बाइनरी नंबर 1 0 में दिया जाए, उसके 1 के नीचे 2 और 2 0 के नीचे 0 लिख करके एक सीक्वेंस में राइट हैंड साइड से पावर अप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये 1 0 1 0 0 0 1 0 ये आपका बाइनरी नंबर है, और इसका डेसिमल नंबर आपको बनाना है। तो यहाँ देखिए आपने स्पेस दे करके इसके सारे नंबर लिख लिए, और 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 2 लिख लिया, और पूरे एक सीक्वेंस में राइट हैंड साइड से 0 से बढ़ते हुए आगे तक पावर अप्लाई कर दी। जहाँ जहाँ 2 की पावर आ रही है उसमें तो आप नंबर पाएंगे, और फिर 0 को हटा देंगे, और तब सारे नंबर जोड़ लेंगे, आंसर आएगा 162।
तो ये तो था बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर में और डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर में कन्वर्जन, जो कि बहुत आसान है। एक बार फिर समझ लें कि जब डेसिमल नंबर दिया जाता है तो उसको हम लोग बार बार 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर कलेक्ट करके बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ दिया गया। और जब कोई बाइनरी नंबर दिया जाता है तो उस बाइनरी नंबर के नीचे 1 के नीचे 2 और 0 के नीचे 0 लिख करके प्लस लगाते हुए एक राइट हैंड साइड से पावर अप्लाई करके उसे सबको ऐड कर लेते हैं और बन जाता है डेसिमल नंबर। अब आइए आगे पढ़ते हैं गेट के बारे में। तो बेसिक और फंडामेंटल गेट पहले पढ़ेंगे शुरुआत में। बेसिक और फंडामेंटल गेट्स क्या होते हैं? एक्चुअली गेट बूलियन अलजेब्रा पे आधारित हैं और बूलियन अलजेब्रा में 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। ज़रा एक बार कंपेयर कर लेते हैं बूलियन अलजेब्रा को नॉर्मल अलजेब्रा से। सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मल अलजेब्रा में जो बेसिक लॉज हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है, जबकि बूलियन अलजेब्रा में 3 बेसिक ऑपरेशन या 3 लॉ होते हैं। इसे और लॉ, एंड लॉ एंड नॉट लॉ कहते हैं। और तब इन्हीं 3 बेसिक ऑपरेशंस पर या प्रोसेस पर या लॉ पे आधारित हैं 3 फंडामेंटल या बेसिक गेट्स, जिन्हें हम और गेट, एंड नॉट गेट कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं और गेट एंड और लॉ की। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें 3 बेसिक ऑपरेशन जो हैं, अलग अलग लॉ हैं, उनको आप इसी गेट के साथ पढ़ेंगे। पहले लॉ पढ़ाएंगे फिर उसका गेट पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले और लॉ के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या होता है और लॉ, उसका स्टेटमेंट क्या है। तो ध्यान दिए, 2 तरह से लिखा गया, लॉजिक के आधार पे कैसे उसे हम बोलेंगे और सर्किट पे कैसे बोलेंगे और लॉ को। पहले देखिए लिखा हुआ है A is true और B is true और both are true then result Y is true। ध्यान दिए, किसी काम के होने में ना होने में 2 बातें मान ली जिम्मेदार हैं और उसमें A पहला ट्रू है और दूसरा B ट्रू है। या तो पहला ट्रू है या फिर दूसरा ट्रू है या फिर दोनों ही ट्रू हैं, तो जो उसका रिजल्ट आता है वो Y होता है, उसे आउटपुट कहते हैं और वो ट्रू होगा। चलिए सर्किट पे इसको और आसानी से समझते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट हो या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, मान लीजिए उसमें 2 इनपुट हैं, तो इनपुट A इज़ ऑन या फिर दूसरा इनपुट और लगा के इनपुट B इज़ ऑन या फिर दोनों इनपुट ऑन हो, तो जो आउटपुट होता है वो ऑन होगा। मतलब A इज़ ऑन और B इज़ ऑन देन आउटपुट, और बोथ आर ऑन देन आउटपुट Y इज़ ऑन। तो इसको कहते हैं और स्टेटमेंट। अब आइए आगे और गेट के बारे में पढ़ते हैं कि जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं उनको एक टेबल में बना के लिखा जाता है, उसे कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिकल और गेट बना रखा है। ये इलेक्ट्रिकल और गेट है, इलेक्ट्रॉनिक वाला और गेट नहीं है। ये केवल समझाने के लिए होता है, बल्कि एग्ज़ाम में भी इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, इसके 2 स्विचेस लगाए गए हैं, A और B, और इधर एक बल्ब लगा हुआ है। अब यहाँ पे स्विच की कंडीशन ज़रा समझ लें। स्विच जो है वो आपस में पैरेलल लगे हुए हैं और बल्ब के भी पैरेलल हैं। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे स्विच को ऑफ कर रखें, दोनों A और B दोनों स्विच को, तो कोई भी करंट बल्ब में नहीं जा पाएगी, क्योंकि किसी भी तरफ से रास्ता नहीं मिलेगा, तो बल्ब ऑन नहीं होगा। तो स्विच A के ऑफ होने पर, B के ऑफ होने पे Y क्या होगा? ऑफ होगा। देखिए इसी में ट्रुथ टेबल में वैल्यू रख लेते हैं। इनपुट A पहला स्विच पहला इनपुट है, दूसरा स्विच दूसरा इनपुट है, आउटपुट बल्ब कौन है? Y है। तो अगर A ऑफ है तो A के लिए 0 लिखेंगे, B ऑफ है तो B के लिए 0 लिखेंगे, आउटपुट Y ऑफ आएगा उसके लिए 0 लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर स्विच A को ऑन कर दिया आपने तो उसकी कंडीशन 1 हो जाएगी। अभी भी B ऑफ है तो करंट को इधर से जाने का रास्ता मिलेगा और बल्ब ऑन हो जाएगा, तो Y देखिए ऑन हो गया। बिल्कुल इसी तरह से B की वैल्यू को अगर हम ऑन करें और A को ऑफ रखें तो करंट इधर से भी पास हो सकती है और तब Y ऑन हो जाएगा, और दोनों स्विच ऑन करने पे भी बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल बन गई। एक्चुअली ट्रुथ टेबल क्या होती है? किसी भी लॉजिक गेट के जो इनपुट और आउटपुट होते हैं उनकी डिफरेंट कंडीशन से जो टेबल बनाई जाती है उसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं, उनकी कंडीशंस को लिख के, उनकी वैल्यूज़ को लिख करके। तो ये तो हो गया ट्रुथ टेबल, और ये इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट कहलाता है और गेट का। अब आइए, बूलियन अलजेब्रा में और लॉ को एक इक्वेशन की तरह से दिखाया जाता है, जिसे हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन मतलब बूलियन व्यंजन। कैसे लिखते हैं और लॉ को? तो पहला इनपुट A, बीच में प्लस लगाएंगे, दूसरा इनपुट B इज इक्वल टू आउटपुट Y। अब यहाँ प्लस ये एक सिंबल है, और ध्यान देने की बात है, इसे यहाँ प्लस नहीं कहना चाहिए, इसको हम लोग और पढ़ते हैं। तो अब पढ़ने का तरीका क्या होगा? रीड एज A और B इज इक्वल टू Y। मतलब इसका ये निकला A इज ऑन और B इज ऑन और बोथ आर ऑन, देन Y इज ऑन। अब आइए नेक्स्ट पेज पर,
पेज नंबर 6 पर और ला की वैल्यूज़ को लिख दिया गया है और ऑपरेशन की। तो पहला इनपुट अगर 0 है, दूसरा इनपुट भी 0 है, तो पढ़ेंगे 0 और 0, तो आउटपुट भी 0 होगा, मतलब ऑफ होगा। तो इसी तरह से पहला इनपुट 0, दूसरा इनपुट 1, मतलब दूसरा इनपुट ऑन है, तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। जैसे आपने पीछे ट्रुथ टेबल में देखा, यही वैल्यूज़ हैं। पहला इनपुट ऑन है, दूसरा ऑफ है, तब भी आउटपुट ऑन होगा, और दोनों इनपुट ऑन हो गए तब भी आउटपुट ऑन होगा। तो ऑन की जगह पे 1 और ऑफ की जगह 0 लिख करके आप और ला की इन वैल्यूज़ को ऐसे लिख सकते हो। तो शीट के माध्यम से पढ़ाने में थोड़ा सा समय बचता तो है और सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये शीटें आप न्यू स्पीड के व्हाट्सएप ग्रुप से या न्यू स्पीड्स के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या मुझे फ़ोन करके व्हाट्सएप से ये पीडीएफ में ले सकते हैं। और शीटें लेने के बाद आप इस वीडियो को दोबारा एक बार देखें तो अच्छा रहेगा। शीट को आप देखिए, इसको 2-3 बार रिवाइज करिए, तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी विद न्यूमेरिकल। और इसमें हम आपको पूरा 1 से 1.5 से 1.5 घंटे के बीच ये सारा टॉपिक एक बार में पढ़ा देंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं और गेट के इलेक्ट्रिकल डायग्राम की। हाँ, एक चीज़ और गेट का सिंबल क्या होता है। सिंबॉलिक डायग्राम बहुत आसान है। बोर्ड शेप या पत्ती नुमा इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है, एरो जैसा होता है। इसमें पीछे की तरफ 2 टर्मिनल निकले होते हैं, इनको आप इनपुट ए और बी कहेंगे। ए आगे की तरफ हमेशा एक टर्मिनल होता है, ये इसका आउटपुट वाई होगा। यहाँ पे लिखा जाएगा ए और बी इज इक्वल टू वाई। सर्किट डायग्राम में ध्यान दीजिए, कंप्लीट सर्किट डायग्राम बना हुआ है। और गेट मेनली 2 जंक्शन डायोड D1 और D2 से बना होता है। जंक्शन डायोड में इधर की तरफ पी क्रिस्टल की ओर एक स्विच ए लगा होता है, दूसरे डायोड में इधर पी क्रिस्टल की ओर दूसरा स्विच बी लगा होता है। और ये दोनों स्विच का कंबाइन करके एक बैटरी जो कि 5 वोल्ट के आसपास है, ये मान ली गई है, जुड़ी होती है। और इसी तरह से एन क्रिस्टल कंबाइंड होकर के आगे एक टर्मिनल पे जाके जुड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं आउटपुट वाई। और यहाँ से एक रेजिस्टेंस के साथ एक छोटा सेल लगा होता है जिसकी वोल्टेज 2 वोल्ट होता है। तो ये कंप्लीट सर्किट है और गेट का, और ये डायरेक्ट भी पूछा गया एग्जाम में, आप इसे ध्यान रखें। 2 डायोड होते हैं और दोनों आपस में पैरेलल लगा दिए जाते हैं। इधर से 2 स्विच लगे होंगे, बैटरी लगी होगी। बैटरी ना भी दिखाया जाए तो मेन कंपोनेंट तो इसका जो है ये स्विच है, और ये 2 मेन डायोड हैं। अब आइए इसकी वर्किंग समझने से पहले एक चीज़ पहले ये समझ लेते हैं कि डायोड कैसे वर्क करता है। तो डायोड की वर्किंग 2 तरह से होती है। अगर हम किसी डायोड के पी क्रिस्टल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। इस कंडीशन में सेल से होकर के एक सफिशिएंट अमाउंट में करंट चलती है, क्योंकि इस कंडीशन में पी क्रिस्टल से एन की ओर हमेशा करंट जा सकती है आसानी से, और इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और इसी वजह से वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो 5 वोल्ट इधर पोटेंशियल अप्लाई हुआ तो लगभग 5 वोल्ट या 4.9 वोल्ट थोड़ा सा कम होकर वोल्टेज यहाँ मिलेगा। आगे एक रेजिस्टेंस लगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, और यहाँ पर अर्थिंग कर दिया गया। इसका मतलब इस पॉइंट की पोलरिटी या वोल्टेज 0 है। तो सीधा सा मतलब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड से करंट आसानी से पास हो जाती है, रेजिस्टेंस उसका बहुत कम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप भी बहुत कम होता है, यानी पोटेंशियल पी से एन क्रिस्टल की ओर पूरा का पूरा लगभग ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आइए रिवर्स बायस कंडीशन क्या है। किसी डायोड के एन क्रिस्टल को अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो ये कंडीशन कहलाती है रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। बस यही कंडीशन ऐसी है कि इसमें करंट नहीं जा पाती, मतलब सेल से चलने वाली करंट नेग्लिजिबल होती, ना के बराबर होती, थोड़ी सी करंट चलती है, वो आपने डायोड में हो सकता है पढ़ा हो। ठीक है, यहाँ पर कोई करंट ऐसी नहीं होती जिसे हम कंसीडर करें। तो अब आप ध्यान दीजिए, करंट पास नहीं हो पाती, रेजिस्टेंस रिवर्स बायस का बहुत हाई होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, और तब इसीलिए पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट यहाँ पर लगी एन क्रिस्टल पे, तो पी की अब हमें कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा। पोटेंशियल भी एक तरह से ब्लॉक हो जाता है, करंट भी ब्लॉक हो जाता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे पी वाली साइड पर लगभग पोटेंशियल 0 वोल्ट मिलेगा, कोई पोटेंशियल पास नहीं होगा। तो उल्टी दिशा में यानी रिवर्स बायस कंडीशन में करंट भी नहीं पास होती, पोटेंशियल भी पास नहीं होता, और रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो इस तरह से डायोड 2 मेन तरह से वर्क करते हैं। फॉरवर्ड बायस में करंट बहुत पास होती है, पोटेंशियल पास होकर के लगभग पूरा मिल जाता है, जबकि रेजिस्टेंस वेरी लो होता है। और रिवर्स बायस में ना तो करंट पास होती है ना पोटेंशियल पास होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है। अब आइए नेक्स्ट और गेट की वर्किंग की बात करें तो यहाँ फिर से दोबारा डायग्राम बना दिया गया और गेट की वर्किंग का। ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम
दोनों इनपुट, लिखा हुआ इनपुट ए या बी या दोनों को ऑन होने पर डायोड D1 और D2 कंडीशन देखिए। मतलब अगर ए ऑन है या बी ऑन है इनपुट स्विच, या दोनों इनपुट ऑन है, तो ये दोनों डायोड D1 डायोड या D2 डायोड या दोनों डायोड किस कंडीशन में होंगे? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होंगे। और तब इस तरह से इधर हाई पोलैरिटी वाले सेल की पूरा पोलैरिटी या पूरा वोल्टेज Y को हमें मिल जाएगा, और Y भी हाई वोल्टेज पे आ जाएगा, तो इस कंडीशन को कहेंगे Y ऑन हो गया। हमने जैसा आपको पहले बताया कि Y अगर हाई पोटेंशियल पे, कोई भी टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, तो उसे ऑन कहेंगे। और तब इस तरह से इस बड़े वाले सेल की पूरी पोलैरिटी फॉरवर्ड बायस होने की वजह से स्विच ए ऑन होने पे या बी ऑन होने पर या दोनों ऑन होने पर Y को पूरी पोलैरिटी मिलेगी, Y ऑन रहेगा। जस्ट इसका उल्टा क्या होगा कि अगर हम दोनों स्विच को ऑफ कर दें, तो अब पहला डायोड और दूसरा डायोड दोनों को कोई भी पोलैरिटी नहीं मिलेगी, हाई पोटेंशियल नहीं मिलेगा, जीरो पोटेंशियल माना जाएगा। और तब इधर से छोटा सेल अपनी पोलैरिटी इधर दे देगा, और तब इसका मतलब एन को पी की तुलना में हाई पोटेंशियल मिल जाएगा, एन को 2 वोल्ट मिल जाएगा पूरा, इधर वाले एन को भी मिल जाएगा। और तब दोनों डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाएंगे। जब दोनों डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाएंगे, कोई करंट इधर से पास नहीं हो सकती, और तब इस तरह से इस छोटे वाले सेल को बहुत ही थोड़ी सी पोलैरिटी, जो कि इस छोटे वाले सेल से Y को बहुत थोड़ी सी पोलैरिटी मिलेगी, जिसे 2 वोल्ट कह सकते हैं। तो पहले तो भाई 5 वोल्ट मिल रही थी, तो उसे हमने कहा हाई वोल्टेज। अब की बार 2 ही वोल्ट इसे मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? लो वोल्टेज। और लो वोल्टेज कंडीशन क्या होगी? ऑफ होगी। तो पता ही चला कि दोनों स्विच ऑफ रखने पर ये दोनों डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाते हैं, और Y को इस छोटे वाले सेल की ही पोलैरिटी मिल पाती है, और तब उसे हम पहले की तुलना में क्या बोलते हैं? ऑफ बोलते हैं। तो ये तो OR गेट के वर्क करने का तरीका है। अब आइए एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, कभी कभी पूछा जाता है, बाकी ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं। वेव फॉर्म। एक्चुअली वेव फॉर्म क्या है? तो किसी भी गेट के इनपुट और आउटपुट की जो कंडीशंस होती हैं, जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं, उसी पे आधारित होकर वेव फॉर्म बनाया जाता है। और वेव फॉर्म एक ग्राफ होता है जिसमें हम करंट या वोल्टेज को टाइम एक्सिस के साथ रिलेट करके बनाते हैं। बस ध्यान देने की बात यह है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट में करंट या वोल्टेज की जो कंडीशन है वो 2 ही प्रकार से होगी, या तो करंट ऑन होगी या ऑफ होगी, या वोल्टेज ऑन होगा या ऑफ होगा। तो इसी ऑन ऑफ को एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर बार बार बदल के दिखाया जाता है। मान लिए करंट 1 मिली एम्पियर की पहले ऑन है, अगले इंटरवल में ऑफ हो गई, फिर आगे के 2 इंटरवल में ऑन है, फिर ये ऑफ है। जहाँ जहाँ ये ऊपर की तरफ ग्राफ दिखाया गया वो ऑन की कंडीशन है, जहाँ नीचे की स्टेट में आ जाएगा लो लेवल पर वो ऑफ हो जाएगा। सेम ऐसे ही पोटेंशियल में होता है, और तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फॉर्म बोलते हैं। तो वेव फॉर्म पर किसी भी डिजिटल सिग्नल को आधारित होकर दिखाया जा सकता है। चलिए OR गेट का वेव फॉर्म देख लेते हैं। तो मैं यहाँ बगल में क्या बना है? ट्रुथ टेबल बनी हुई है। तो OR गेट की ट्रुथ टेबल में आप देख सकते हैं कि दोनों इनपुट पहले ऑफ रखा गया, फिर पहला ऑन, फिर ये ऑफ, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ये दोनों ऑन। असल में ये जो सीक्वेंस हम लेते हैं बार बार एक जैसा ही लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, बट इसका कोई नियम नहीं है। आप कहीं भी किसी सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हो। इसे पहले ऑन कर सकते हो, बाद में ऑफ रखो। हमने पहले दोनों ऑफ रखे हैं, बाद में दोनों ऑन किए हैं। और यहाँ OR गेट में आउटपुट की कंडीशन, जब दोनों इनपुट ऑफ होंगे तभी आउटपुट ऑफ होगा, बाकी किसी एक के भी ऑन होने पर Y ऑन होगा। तो इसको आप यहाँ पर ग्राफ पे देख सकते हो। ए का जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये ए का वेव फॉर्म कहलाएगा। इसमें पहले क्या है? 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। मतलब कहने का यहाँ पर 0 का मतलब ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन। इसी तरह बी में पहले 2 बार 0 है, फिर 2 बार 1 है, तो इसमें 2 बार ऑफ है, फिर 2 बार ऑन है। फिर वाई में पहले 0 है और फिर 3 बार ऑन है। तो यहाँ देख सकते हैं वाई का वेव फॉर्म ये। तो इस वेव फॉर्म को भी जब आप रीड करेंगे तो इससे ट्रुथ टेबल बन जाएगी, या ट्रुथ टेबल से आप वेव फॉर्म बना सकते हैं। अब आइए क्वेश्चंस ले लेते हैं। पीछे आपने जो क्वेश्चंस किए थे उसके बाद को क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ, द आउटपुट ऑफ OR गेट इज 1। ध्यान दिए, आउटपुट 1 होने का मतलब Y ऑन है। तो उसके लिए इनपुट की कंडीशन 4 ऑप्शन में दी गई, इसे पढ़ के देख लेते हैं। इफ बोथ इनपुट्स आर 0, नो, अगर दोनों इनपुट 0 हो गए तो Y भी 0 हो जाएगा, गलत हो गया। दूसरा देखिए, इफ आइदर और बोथ इनपुट्स आर 1, इसका मतलब ये हुआ कि या तो एक इनपुट ऑन हो या फिर दोनों इनपुट ऑन हो, तो फिर Y की कंडीशन ऑन होती। जस्ट यही है आपका OR ला। तो OR गेट की कंडीशन यही लिखी हुई है। इसका मतलब Y के ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों इनपुट में कोई एक ऑन हो जाए, आइदर वन इज ऑन, या फिर दोनों इनपुट ऑन हो जाए, तो क्या होगा भाई? आउटपुट Y की वैल्यू ऑन हो जाएगी OR गेट के लिए। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया आपका बी।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिखा था आउटपुट ऑफ और गेट इज 0। ठीक है, अब अगर आउटपुट 0 है तो आप समझ सकते हैं 0 कब होगा, मतलब वाई ऑफ कब होगा। तो वाई ऑफ होने की कंडीशन बिल्कुल सीधी सी है कि जब दोनों डायोड मतलब दोनों इनपुट ऑफ होंगे। दोनों इनपुट ऑफ होंगे तो आप देख सकते हो वहाँ डायग्राम में कि वहाँ पर जो पी क्रिस्टल है उनको कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा। पी क्रिस्टल को पोटेंशियल ना मिलने की वजह से ये लो पोलरिटी पे आ जाएंगे, इधर एन रिलेटिवली हाई पे मिलेगा, तो ये दोनों डायोड्स किस कंडीशन में आ जाएंगे, रिवर्स बायस। तो अब ए और बी दोनों के ऑफ होने पे वाई ऑफ होता है, इसका मतलब यहाँ दोनों ट्रांजिस्टर D1 और D2 रिवर्स बायस में होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर, सॉरी ये क्वेश्चन आपका, द आउटपुट ऑफ और गेट इज 0, तो इसका मतलब बोथ डायोड आर इन रिवर्स बायस कंडीशन। आंसर हो गया आपका ए। बाकी आंसर सही नहीं होंगे क्योंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द और गेट इज करेक्ट। अब और गेट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। लिखा है इनपुट ए इज ऑन, द इनपुट वाई मे और मे नॉट बी ऑन। मतलब कहने का कि अगर आपका इनपुट ए ऑन है तो वाई की कंडीशन क्या होगी। आपने और गेट में पढ़ा कि अगर मान लिए वाई की एक भी इनपुट ऑन है तो वाई हमेशा ऑन होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं। लिखा है एनी वन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अगर कोई एक डायोड फॉरवर्ड बायस में है इसका मतलब इनपुट ऑन है। द आउटपुट इज वाई इज ऑन, ये भी सही है। और एनी वन इनपुट इज ऑफ, द आउटपुट वाई इज ऑफ। नो नो नो, ये तो गलत हो गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इनपुट ए इज ऑन, द आउटपुट वाई मे और मे नॉट बी ऑन। सॉरी, इसका मतलब ये नहीं है अगर इनपुट ए ऑन है तो फिर वाई जो होगा हमेशा ऑन ही रहेगा। तो ये पहली लाइन गलत हो गई। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया इसमें। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इसका आंसर है बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। इनपुट वेव फॉर्म ए एंड बी आर गिवन, देन आउटपुट वेव फॉर्म विल बी। तो ये और गेट के लिए पूछा गया है। अगर इनपुट को आप देख सकते हो, इसमें पहले ऑफ फिर दोनों ऑन है फिर ऑफ फिर एक ऑन दिखाया गया, और इसमें बी वाले इनपुट में ऑफ है फिर ऑन है फिर ये दो बार ऑफ है फिर ऑन। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आइए वाई की वैल्यू को कैसे चेक करेंगे। भाई देखिए, और गेट में अगर दोनों इनपुट ऑफ होते हैं तो वाई भी ऑफ होगा। तो यहाँ से लेके ए बी सी तक आंसर सही माना जाएगा। ये डी में इन्होंने ऑन दिखा दिया, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर ए ऑन है बी ऑन है तो वाई भी ऑन होगा। यहाँ ए बी सी तीनों में आंसर सही आ रहा है। तीसरे वाले को चेक करें, ए ऑन है बी ऑफ है तो क्या होगा, वाई ऑन होगा। और गेट है ये, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए बी वाले में ही ऑन मिल रहा है, बाकी इन दोनों में इन्होंने ऑफ कर दिया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बी हो गया, क्योंकि बी जो है और गेट का आउटपुट ही हो सकता है। और तब इसलिए सारे आंसर आपने चेक कर लिए। अब आइए एक बार फिर देख लेते हैं। आपने पूरा और गेट पढ़ लिया है। और गेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट, मतलब ए इज़ ऑन और बी इज़ ऑन और बोथ आर ऑन देन वाई इज़ ऑन, अदरवाइज ए एंड बी बोथ आर ऑफ देन वाई इज़ ऑफ। तो इस तरह से और गेट का मेन पॉइंट ये स्टेटमेंट है। इसकी ट्रुथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन ए और बी इज इक्वल टू वाई। अब आइए इसकी वर्किंग आपने समझ ली। जब भी ए और बी दोनों को ऑन करेंगे या किसी एक को ऑन करेंगे तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और इस तरह से वाई को हाई पोलरिटी मिल जाएगी, तो वाई ऑन हो जाएगा। अगर दोनों ऑफ हैं तो फिर ये दोनों डायोड किस में होंगे, रिवर्स बायस कंडीशन में होंगे। और इस तरह से आपने फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस की कंडीशन समझ ली। ये क्वेश्चन हो गए आपके। अब अगला गेट आपको करना है एंड गेट। अब एंड गेट के बारे में समझ लेते हैं। तो बूलियन अलजबरा का जो दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ है वो एंड लॉ है, और उसी पे आधारित है आपका दूसरा फंडामेंटल गेट एंड गेट। अब आइए एंड स्टेटमेंट क्या है। इसमें सर्किट वाला ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इनपुट ए इज ऑन एंड इनपुट बी इज ऑन, देन आउटपुट वाई इज ऑन। यहाँ एकदम साफ साफ बताया गया है कि अगर दोनों इनपुट ए और बी ऑन होंगे तभी वाई आउटपुट वाई ऑन होगा। तो और गेट में ये था कि कोई एक ऑन हो जाता है तो वाई ऑन हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ पे दोनों के ऑन होने पर ही आउटपुट वाई ऑन होगा। तो ट्रुथ टेबल समझने के लिए आप यहाँ एक सर्किट डायग्राम देख लें। यहाँ फिर से एक बल्ब लगाया गया एक सेल लगा करके, ये दो स्विच आपस में सीरीज में लगे हुए हैं बल्ब के। तो बल्ब के सीरीज में है, आप समझ सकते हो जब ये दोनों इनपुट ए और बी यानी स्विच ऑफ होंगे तो कोई करंट नहीं चलेगी, तो वाई ऑफ मिलेगा। तो 0 0 का यहाँ 0 आएगा। अब आइए
ए को ऑन कर देते हैं, मतलब एक स्विच अभी ऑन रखते हैं बट दूसरा स्विच अभी भी ऑफ है, तब क्या इधर से करंट चल पाएगी? नहीं, सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी बी ऑफ है। और तब इस प्रकार से वाई जो होगा वो ऑफ मिलेगा, मतलब 1 0 का अभी 0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ बी अभी 0 पर है। अब आइए इसका उल्टा कर दें, अगर बी को ऑन कर दें उधर ए को 0 कर दें, मतलब ऑफ कर दें, तो 0 1 के लिए अभी भी रास्ता ब्लॉक है और फिर करंट ना चलने से बल्ब ऑन नहीं हो पाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? ऑफ आएगी। लास्ट कंडीशन बहुत सही है कि अगर ए और बी दोनों को हम लोग ऑन कर दें तो फिर करंट यहाँ से चल जाएगी और ये सर्किट पूरा हो जाएगा, तो वाई ऑन हो जाएगा, तो 1 1 पे क्या आएगा? आउटपुट 1 आएगा। तो ये है आपकी ट्रुथ टेबल। इसमें 0 0 पे 0, 1 और 0 का 0 होता है, 0 और 1 का 1 होता है, 0 होता है सॉरी, और 1 1 पे ही 1 आता है। मतलब अगर एक भी इनपुट ऑफ है तो फिर वाई फिर ऑन होने वाला नहीं है। बूलियन एक्सप्रेशन में यहाँ डॉट या क्रॉस लगा के लिखते हैं इसमें, जैसे यहाँ लिखा हुआ ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वाई। बट ध्यान दिए, मैथमेटिक्स में तो हम लोग इसे डॉट क्रॉस पढ़ते हैं, बट यहाँ बूलियन अलजेब्रा में इन सिंबल्स को एंड पढ़ा जाता है, इसीलिए यहाँ लिखा होगा रीड एज ए एंड बी इज इक्वल टू वाई। अब आइए एंड ला की वैल्यूज देख लेते हैं। एंड ला पे आधारित 0 0 का 0 होगा, ऊपर ट्रुथ टेबल में आप सकते हैं 0 1 का भी 0 होगा, और 1 एंड 0 की वैल्यू 0 होगी, 1 एंड 1 की वैल्यू 1 होगी। तो ये कोई मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता है, इसे डॉट को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंड पढ़ते हैं, और एंड का जो प्रोसेस पे आधारित होकर रिजल्ट आता है। सिंबल एंड गेट का क्या होता है? एंड गेट का सिंबल डी शेप बनाया जाता है। यहाँ देखिए डी जैसा शेप बना दिया गया, इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होते हैं। यहाँ लिखते हैं ए एंड बी इज इक्वल टू वाई। अब आइए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में फिर से वही 2 पीएन जंक्शन डायोड लगे होते हैं, सब कुछ वैसे ही जैसे और गेट में था, बस एक चीज़ यहाँ बिल्कुल उल्टी है, ये दोनों डायोड उल्टे क्रम में लगे हुए हैं। तो अब की बार एन क्रिस्टल इधर स्विच से जुड़ा हुआ है दोनों का, और इधर हाई वोल्ट पोटेंशियल वाली बैटरी 5 वोल्ट वाली लगी, इधर लो वोल्टेज 3 वोल्ट वाली मान लिया लगी हुई है। रेजिस्टेंस वैसे ही लगा हुआ है। एक चीज़ यहाँ और दिखाई गई, करंट को चलते हुए दिखाया गया। तो किस कंडीशन में करंट कैसे चलेगी, तो इसको अभी आगे पढ़ के समझ लेते हैं। अब आइए इसकी वर्किंग समझ लेते हैं एंड गेट की। तो यहाँ देखिए दोनों इनपुट ए और बी हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जब हम इनपुट ए को ऑफ करें या बी को ऑफ करें या दोनों को ऑफ करें, तो इन दोनों डायोड में मान लीजिए ए को हमने ऑफ किया, तो ये पहला डायोड अगर इसे हम ऑफ कर देंगे तो एन को हमें कोई पोलरिटी नहीं मिलेगी। इधर पी की तरफ से छोटा वाला सेल अपनी पोलरिटी देगा पी वाली साइड पर, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाएगा। मतलब ए के ऑफ होने पर डायोड D1 फॉरवर्ड हुआ। क्यों भाई फॉरवर्ड हुआ? ए जब ऑफ है तो इधर हाई पोटेंशियल नहीं मिल रहा है इसे, और तब एन 0 पोटेंशियल पे होगा, इधर छोटे वाले सेल की वजह से पोलरिटी मिल जाएगी, तो ये होगा पी। तो P पर जब पोलरिटी मिलेगी और N पर 0 पोलरिटी होगी, मतलब सीधा सीधा ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गई, तो पहला डायोड फॉरवर्ड में होगा। अच्छा मान लिए B को ऑफ करें तो दूसरा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, दोनों को ऑफ कर दें तो दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में होंगे। जब भी डायोड में इधर वाला डायोड या दूसरा D2 या दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में होंगे, तो ये छोटा वाला सेल अपनी करंट को इधर चला पाएगा। क्यों भाई? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट ऑन हो जाती। अब यहाँ से जब करंट चलेगी छोटे वाले सेल से, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस पहले से लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। करंट तो चलेगी, और करंट चलने की वजह से रेजिस्टेंस में हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो क्या इस पूरे सेल का पूरा 3 वोल्ट इस वाई वाले पॉइंट को मिलेगा? नहीं, इधर से तो कोई वोल्टेज मिल नहीं रहा था क्योंकि इधर ऑफ है, और इधर से आपको क्या हो रहा है कि करंट चलने की वजह से ये छोटा वाला सेल जो 3 वोल्ट का था, इसकी भी पोलरिटी और क्या हुई जा रही है? ड्रॉप हुई जा रही, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से वाई को करंट ना चल रही होती तब तो इसे ये पूरा पोटेंशियल मिल जाता। करंट के चलने की वजह से आर पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है और वाई को बहुत ही लो वोल्टेज मिलता है। जितना लो होता है लगभग 0 के बराबर, उसी हिसाब से आर की वैल्यू एडजस्ट रहती है। तो इस तरह से वाई की कंडीशन आपने देखी ऑफ हो गई। तो कहने का मतलब फिर से समझ लें, पहला इनपुट ऑफ है तो ये फॉरवर्ड बायस में है, दूसरा इनपुट ऑफ है तो इधर से फॉरवर्ड बायस बनेगा, या दोनों ऑफ हो गए तो दोनों तरफ से फॉरवर्ड बायस बनेगा, तो करंट तो चल जाएगी।
तो उस कंडीशन में y को पोलरिटी कहाँ से मिलेगी? इस सेल की बहुत छोटी पोलरिटी मिलेगी। क्यों? वोल्टेज बहुत कम मिलेगी, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी। क्या आप समझ सकते हैं इधर से कोई पोटेंशियल y को मिलने वाला नहीं भाई। अगर ऑफ ऑन कर देंगे किसी एक को तो वो तो रिवर्स बायस कंडीशन बनाएगा और रिवर्स में कोई भी पोटेंशियल ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो y को जो भी पोटेंशियल मिलेगा वो सिर्फ इसी सेल से मिलने वाला है, बट करंट चल जाने की दशा में वो पोटेंशियल ड्रॉप हो जा रहा है और y की वैल्यू 0 है। अब आइए अगर हम दोनों इधर से ऑन कर दें, ए और बी दोनों को ऑन कर दें, तो अब दोनों ही डायोड रिवर्स बायस में आ जाएंगे, क्योंकि एन को हाई पोटेंशियल मिलने लगेगा और पी लो पे आ जाएगा। फिर तो रिवर्स बायस की कंडीशन बनते ही फिर करंट इधर से नहीं चल पाएगी, ना इधर से चलेगी, और फिर इधर वाली करंट भी नहीं चल पाएगी। अब की बार यहाँ करंट 0 होने वाली, क्योंकि जब इधर भैया हाई पोटेंशियल लगाया तो ये छोटी करंट कहाँ जा पाएगी इधर। तो करंट ना चलने की वजह से रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, और तब इस वाले सेल का पूरा 3 वोल्ट इस वाई को मिलने लगेगा। आप ध्यान दीजिए कि जब करंट निग्लिजिबल होगी, ना के बराबर होगी, तो क्या इसमें रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नहीं होगा। तो जो पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का वही आगे वाले पॉइंट पे मिलेगा, और वाई को एक 3 वोल्ट का छोटा पोटेंशियल तो मिल जाएगा, लेकिन पहले तो वो भी नहीं मिल रहा था। इसका मतलब पहले की तुलना में अब की बार वाई क्या हो गया? हाई पोटेंशियल पे आ गया, और तब कहेंगे वाई ऑन है। तो एंड गेट में y को जो पोलरिटी मिलती वो इसी सेल से ही मिलती, इधर वाले सेल तो कभी दे ही नहीं पाते इसे। हाँ, तो अब फिर से एक बार रिवाइज कर लें कि अगर A ऑफ है तो D1 फॉरवर्ड बायस पे, B ऑफ है तो D2 फॉरवर्ड बायस पे, दोनों ऑफ हैं तो D1 और D2 दोनों फॉरवर्ड बायस पे होंगे। जब भी ये फॉरवर्ड बायस पे होंगे तो इधर से करंट चलेगी, और जब करंट चलेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप से y की पोलरिटी 0 हो जाएगी, और इसका मतलब यहाँ पर y ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर a और b दोनों को ऑन कर दें तो फिर इधर हाई पोटेंशियल अप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों डायोड रिवर्स बायस में आ जाएंगे, और तब इधर से कोई करंट नहीं चलेगी। करंट ना चलने से छोटे वाली सेल की पूरी पोलरिटी y को मिल जाएगी, और इस प्रकार से y ऑन होगा। तो 1 और 1 मतलब a और b दोनों के ऑन होने पर y की कंडीशन ऑन वाली हो जाएगी। अब आइए एक चीज़ आप छोटी सी बता दें, हो सकता है किसी के दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न हो कि जब हम ए और बी दोनों ऑफ कर देंगे तो ये स्विच की तरह से दिखाया गया है, तो क्या ये लाइन ब्रेक हो जाएगी? तो फिर ये करंट इधर कैसे आएगी? फॉरवर्ड बायस कैसे बनेगा? करंट कैसे चलेगी? तो हम आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कभी भी स्विच नहीं लगा सकते, बट ये समझाने के उद्देश्य से ए और बी स्विच जैसा दिखाया गया, बल्कि यहाँ टर्मिनल आपस में कनेक्ट रहते हैं, और जब इनकी पोलरिटी को हम लोग लो कर देते हैं, मतलब इस पर कोई पोटेंशियल ना दें, तो फिर इन्हें हम ऑफ कहेंगे, और जब इसे हाई पोटेंशियल दे देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसीलिए करंट यहाँ से पास हो जाए, क्योंकि ये वायर आपस में जुड़े ही रहते हैं। अब आइए आगे एक चीज़ और समझ लेते हैं, वेव फॉर्म। एंड गेट का वेव फॉर्म क्या होता है? तो ये ट्रुथ टेबल फिर से बना दी गई है। 0 0 का 0 मिलेगा, 1 0 का भी 0 मिलेगा, 0 1 का एंड 0 एंड 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 1 एंड 1 1 हो जाएगा। तो इसी को आप देख करके पहले ए की वैल्यूज देख लें, तो 0 1 0 1 अल्टरनेट में, बी में 2 बार 0 फिर 2 बार 1 है, और फिर इसी तरह से वाई की कंडीशन में आप देख सकते हो पहले 3 बार ऑफ है फिर ये ऑन है। तो ये इसका वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म को आप देख करके उसके डिज़ाइन से आप वैल्यू लिख सकते हैं, और वैल्यू से आप तुरंत बता सकते हैं कि ये कौन से गेट का वेव फॉर्म है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो अगले पेज पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। लिखा हुआ द फॉलोइंग फिगर शोज द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द गेट, आइडेंटिफाई द गेट। तो बहुत आसान है, अगर कोई भी गेट किसी भी तरह से दे दिया गया है तो उसमें आपको असल में होता यह है कि जो वेव फॉर्म दिया जाता है वो बड़े रैंडम तरीके से बनाया जाता है, बट वो किसी न किसी गेट को तो पालन करता ही है। तो आप एक काम करें, इसमें जो वेव फॉर्म दिया गया है इनपुट और आउटपुट की कंडीशन, उसमें एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, और ट्रुथ टेबल अपने हिसाब से बनाते हैं, सिर्फ वैल्यू देखना होती है यहाँ पे। जैसे हमने पहले से यहाँ लिख रखा है ए और बी की वैल्यूज़, पहले 0 0 फिर 1 0 फिर 0 1 फिर 1 1। अब आपको ये 0 0 वाली कंडीशन वेव फॉर्म में देखनी है कि वाई क्या मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पहले ही वाले हिस्से में, यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू, और वाई भी 0 दे रहा है। ये T1 T2 के बीच का इंटरवल है। तो यहाँ देखिए हिंट लिखा हुआ है T1 T2, वाई की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब आइए हमें 1 और 0 ढूंढना है, तो T3 T4 में जाइए। T3 T4 में आप देखेंगे a की वैल्यू 1 है, b 0 है, तो y की वैल्यू क्या आ रही? 0 आ रही। तो यहाँ देखिए y 0 लिखा हुआ है। इसी तरह 0 1 की कंडीशन कहाँ देखेंगे? T2 T3 में देख सकते हैं। T2 T3 ये वाला पोर्शन है, इसमें a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 है, तो y क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये तीनों बार y 0 आया। अब 1 1 की कंडीशन आपको कहाँ ढूंढनी है? आप 1 1 कहीं भी ढूंढ सकते हो जहाँ मिल जाए, जैसे कि 0 और T1 वाले इंटरवल में देखें, ये 0 और T1 का इंटरवल है, ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू 1 है, b भी 1 है, देखिए ये ऊपर की तरफ बना ग्राफ, तो y भी 1 आ रहा है, तो 1 1 का 1 हो गया। और जब आप
0 0 का 0 देख रहे हैं, 0 की संख्या, यानी जब दोनों ऑन है तभी y ऑन है, तो फिर ये एंड गेट हुआ। एक और मेथड होता है, इस टॉपिक के लास्ट में पूरी टेबल आप देख लेंगे, वहाँ पे शॉर्ट मेथड ये है कि आप किसी भी गेट को ट्रुथ टेबल से अगर चेक करो कि कौन सा वो गेट है, तो आप देखो कि 0 0 पे क्या मिल रहा है। अगर 0 0 पे आउटपुट 0 है तो पहले तो ये समझ में आता है कि वो पॉजिटिव गेट है। पॉजिटिव गेट 3 होते हैं, और एंड जोर गेट। आगे आप पढ़ेंगे जोर के बारे में भी। तो इसका मतलब यहाँ आप देख सकते हैं 0 0 का 0 मिल रहा है। यहाँ आप वेव फॉर्म में देख सकते हैं कि ये दोनों 0 है तो ये भी 0 है। तो जहाँ भी किसी वेव फॉर्म में या ट्रुथ टेबल में 0 0 का मिले 0 आउटपुट, तो वो हमेशा पॉजिटिव गेट होता है। अब आइए अगली कंडीशन देखनी है कि आउटपुट में 0 की कंडीशन ज़्यादा है कि 1 की कंडीशन ज़्यादा है कि दोनों बराबर हैं। ये 3 ऑप्शन है। अगर 0 ज़्यादा संख्या में है 1 से तो एंड गेट होगा। अगर 0 कम संख्या में, 1 ज़्यादा संख्या मतलब ऑन की कंडीशन ज़्यादा है, तो वो और गेट होगा। दोनों बराबर हैं तो वो जोर गेट होगा। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि 0 की संख्या 3 बार है, जबकि ऑन वाली संख्या 1 की संख्या 1 बार है। तो फिर यहाँ पर ये हो गया आपका एंड गेट। तो दिया गया सर्किट वेव फॉर्म एंड गेट का वेव फॉर्म था। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लें, आउटपुट ऑफ एंड गेट इज ऑन, मतलब एंड गेट का आउटपुट ऑन है। तो सभी को पता है वाई ऑन तब होता है जब दोनों इनपुट ऑन होते हैं। अच्छा, दोनों इनपुट ऑन होंगे तो डायोड किस कंडीशन में होंगे? रिवर्स बायस। पीछे आपने देख लिया था कि ऑन होने पर रिवर्स बायस की कंडीशन होती है डायोड की। ये आ गया डायग्राम। अगर हम इनको ऑन कर देंगे तो इधर से हाई पोलरिटी अप्लाई हो जाएगी, तो एन जो है दोनों क्रिस्टल हाई पोलरिटी पे आ जाएंगे, तो ये रिवर्स बायस कंडीशन बनेगी। इधर से कोई भी करंट नहीं चल पाएगी। करंट नहीं चल पाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो वाई को पूरी पोलरिटी छोटे वाले सेल की मिल जाएगी, और तभी से वाई को क्या कहेंगे? ऑन कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ आप कह सकते हो कि जब भी एंड गेट का आउटपुट ऑन होता है तो उसके दोनों डायोड किस कंडीशन में होते हैं? लिखा हो बोथ डायोड आर इन फॉरवर्ड बायस, गलत हो गया। यहाँ पे लिखा आइदर डायोड इज फॉरवर्ड, नो, बोथ डायोड आर इन रिवर्स बायस। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया सी। तो अब आपने एंड गेट पढ़ लिया, एक बार फिर से देख लें। एंड गेट में मेनली क्या होता है कि दोनों इनपुट के ऑन होने पर ही आउटपुट ऑन होता है, बाकी हर कंडीशन में आउटपुट ऑफ रहता है। ये इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग गेट है। बूलियन एक्सप्रेशन ए एंड बी इज इक्वल टू वाई करके लिखा जाता है। डी शेप जैसा इसका सिंबल होता है। इसमें 2 डायोड लगे होते हैं, दोनों उल्टे क्रम में लगाए जाते हैं और गेट की तुलना में। और जब हम ए और बी दोनों को ऑन करते हैं तो दोनों डायोड रिवर्स बायस में होते हैं। बाकी किसी भी के भी ऑफ होने पर डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है, इधर से करंट चलने लगती है, पोलरिटी ड्रॉप हो जाती है, वाई हमेशा ऑफ मिलता है। और तब इस प्रकार से आपने वेव फॉर्म भी इसका समझ लिया। यहाँ पर ऑन की कंडीशन 1 बार आई, कम होती है, ऑफ की कंडीशन ज़्यादा है, और इसके क्वेश्चंस देख लिए। अब आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे नॉट गेट। तो क्योंकि ये बनी बनाई शीटों से आप पढ़ रहे हैं और शीट में देख सकते हैं कलर डायग्राम है, ताकि आप अच्छे से समझ लें इसे। और इन शीटों की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको न्यूज़पीड के व्हाट्सएप ग्रुप पर, न्यूज़पीड के ऐप पर डाउनलोड करके मिल सकती, या फिर कहीं ना मिले तो आप हमें फ़ोन करें, व्हाट्सएप से हम आपको इसकी पीडीएफ फाइल तुरंत भेजेंगे। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है एक बार फिर से देख लें। ये हमारा नंबर है 9335287076। तो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करने पर आपको पीडीएफ फाइल इसकी मिल जाएगी। आप इसे एक बार पढ़ लेंगे। देखने में लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन ये दूर दूर और हाथ से लिखने की वजह से पेज की संख्या बढ़ गई है। इसमें करीब 25 से 30 न्यूमेरिकल मौजूद हैं जो पीछे पूछे गए हैं, और पूरा कंटेंट कंप्लीट कंटेंट मौजूद है गेट का। इसमें कोई चीज़ छूटी नहीं है, और तरीके भी बहुत अच्छे तरीके से सब समझाया गया है। अब आइए अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, आपका नॉट गेट। तो नॉट गेट नॉट ला पे आधारित है। बूलियन अलजेब्रा का तीसरा जो ऑपरेशन है, फंडामेंटल ला है, वो नॉट ला कहलाता है, और इसका जो गेट है उसे नॉट गेट कहते हैं। नॉट गेट बहुत सिंपल गेट होता है। पेज नंबर 12 पे आप देख सकते हैं। इसका स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। लिखा है कि इनपुट ए इज़ ऑन देन आउटपुट वाई इज़ ऑफ, और वाइस वर्सा। और सबसे खास बात यह है कि इस गेट में इनपुट की संख्या 1 होती है और आउटपुट तो हमेशा ही 1 होता है। तो जब इनपुट ऑन होगा तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा, या इसका उल्टा होगा। अगर इनपुट ऑफ कर दिया तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। मतलब ये इन्वर्ट करने वाला या उल्टा करने वाला गेट है, और ये सिग्नल्स को इन्वर्ट कर देता है।
ट्रुथ टेबल इसकी बहुत आसान है इसमें, क्योंकि एक ही इनपुट एक आउटपुट है, तो इनपुट की एक कंडीशन आपको ये दो मिलेगी, या तो ऑफ या ऑन, और फिर इसका उल्टा वाई होगा। हाँ, यहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट इसका देख लें, बहुत बढ़िया, कि इसमें सेल और बल्ब दोनों को ही ये शॉर्ट सर्किट करने वाला एक स्विच लगा हुआ है। शॉर्ट सर्किट समझते हैं, शॉर्ट करने का मतलब जब करंट उसी तरफ से चली जाए, इस अप्लायंस में ना जाए। इस जैसे कि इस सेल में आप देख सकते हैं कि करंट बल्ब की ओर जाएगी, लेकिन कब, जब इधर से रास्ता आप बंद कर देंगे, मतलब ये रास्ता खुला होगा, करंट जाने का रास्ता नहीं होगा। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे सारी करंट इधर से पास हो जाएगी। क्यों भाई, करंट हमेशा उस रास्ते पे जाना प्रेफर करती है जिधर लो रेजिस्टेंस मिलता है। तो बल्ब हाई रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए सारी करंट इधर से पास हो जाएगी। ए के ऑन होने पे बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और अगर ए को ऑफ करें तो फिर करंट इधर से जाएगी तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो जो स्विच है वो बल्ब और सेल के पैरेलल है और उसे शॉर्ट करता है, ध्यान देने की बात ये है। तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्या है, इसमें एक इनपुट ए होता है इज इक्वल टू वाई, इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो इसे बार मैथमेटिक्स में कहते हैं, बट यहाँ पर इसे इन्वर्ट पढ़ा जाता है। तो पढ़ेंगे कैसे, रीड एज ए इन्वर्ट इज इक्वल टू वाई। नॉट लॉ में 1 का इन्वर्ट 0 होगा, 0 का इन्वर्ट 1 होगा। ये नॉट लॉ की वैल्यूज़ हैं। सिंबल देखिए, ट्रायंगल नुमा नॉट गेट बनाया जाता है और आगे एक छोटा सा नॉट बना होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ तो कलर करके बनाया गया, बट ये नॉट बीच में गैप होता है, इसे डॉट ना समझिएगा। नॉट का मतलब एक छोटे साइज़ का 0। तो ये ए लिखा है इनपुट, और फिर इसका उल्टा ए इन्वर्ट इज इक्वल टू वाई। अब आइए सर्किट डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पूछा गया कि नॉट गेट कैसे बना होता है। नॉट गेट NPN ट्रांजिस्टर से बना होता है। दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, PNP और NPN। कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसमें हमेशा 3 टर्मिनल होते हैं। यहाँ देखिए दिखाया गया है, C का मतलब कलेक्टर, B का मतलब बेस, E का मतलब इमीटर। अब यहाँ पे करंट चलती है और अलग अलग सीक्वेंस में, जैसे कि NPN ट्रांजिस्टर में देखिए ये एरो जो देख रहे हैं आप, यहाँ करंट P से N की ओर आ रही है। इसका P क्रिस्टल है, ये N क्रिस्टल, इधर N क्रिस्टल। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये है यहाँ पर, क्योंकि ये आप ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, बट यहाँ देख लें कि इनपुट ए के ऑन होने पर, अगर इनपुट इधर से ऑन कर दिया आपने, तो इधर जो पोलरिटी वाला सेल लगा 3 वोल्ट, ये अपनी करंट यहाँ से भेजेगा। ये करंट बेस पर इंटर करेगी, इसे हम कहते हैं बेस करंट। और तब उसी के साथ साथ इधर हाई पोलरिटी वाला सेल एक करंट अपनी इधर देगा, क्योंकि ये कलेक्टर पर इंटर कर रही है, तो ये कहलाता है कलेक्टर करंट। और दोनों मिल करके आगे इमीटर पे आ जाते हैं। इमीटर से फिर ये चले जाएंगे अर्थिंग पर। तो इस प्रकार से इमीटर और की टोटल करंट जो होगी वो कलेक्टर और बेस के जोड़ के बराबर होगी। आप देख सकते हैं IB प्लस IC बराबर I। ये इक्वेशन हमेशा ट्रांजिस्टर में काम करती। तो एक बात बिल्कुल सीधी सी है कि जब भी ट्रांजिस्टर में हम बेस करंट देंगे तो कलेक्टर करंट और इमीटर करंट तीनों ऑन हो जाएंगे, मतलब तीनों एक साथ चलेंगे। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं वर्किंग स्टेट ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। क्या कहते हैं, वर्किंग स्टेट। मतलब बेस करंट चलाएंगे आप तो उधर कलेक्टर करंट है वो आएगी और इमीटर करंट जाएगी, तीनों करंट होगी, तो ये इक्वेशन फॉलो होने लगेगी। ट्रांजिस्टर के इस मोड को सैचुरेशन मोड कहा जाता है। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर बेस करंट इधर ऑन हो गई ए के ऑन होने पर, तो कलेक्टर करंट इधर आएगी। कलेक्टर करंट इस बड़े वाले सेल से आएगी जिसका वोल्टेज 5 है, बट ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस वोल्टेज को ड्रॉप करा देगा, क्योंकि कलेक्टर करंट यहाँ से चल रही है और C पॉइंट पर पोलरिटी लो हो जाएगी। और लो पोलरिटी का मतलब होता है ये Y से जुड़ा है, Y लो पोलरिटी पे आ गया, मतलब Y ऑफ हो जाएगा। तो जब भी हम ए को ऑन करेंगे, करंट चलने की वजह से, ट्रांजिस्टर की वर्किंग स्टेट की वजह से, यहाँ रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से C को लो पोलरिटी मिलेगी और Y ऑफ होगा। अब आइए अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं तो बेस करंट 0 हो जाएगी। बेस करंट 0 होते ही कलेक्टर करंट भी नहीं आएगी, ना इमीटर करंट चलेगी, मतलब ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ कंडीशन में आ जाएगी। इसे कहते हैं कट ऑफ मोड। और तब इस तरह से इधर कोई करंट ना आने की वजह से कलेक्टर करंट, ये जो सेल है जिसकी 5 वोल्ट पोलरिटी थी, ये रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप ना होने की वजह से C पॉइंट को पूरा 5 वोल्ट मिलने लगेगा और तब Y को एक हाई वोल्टेज मिलने लगेगा। Y की कंडीशन क्या होगी, हाई पोटेंशियल का मतलब ऑन वाली हो जाएगी। तो A के ऑफ हो जाने पे Y यहाँ पर ऑन हो जाएगा, इस बड़े वाले सेल की पूरी पोलरिटी Y को मिलने लगेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये उल्टा हमेशा सिग्नल को करेगा, इधर ऑन होने से ये ऑफ और इसके ऑफ होने से ये ऑन हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात है कि जब Y ऑन होता है तो ट्रांजिस्टर की स्टेट क्या होती है, इसे कहते हैं कट ऑफ स्टेट या इसे कहते हैं कट ऑफ मोड। आगे आप पढ़ सकते हैं, अगले पेज पे लिखा हुआ है। तो Y जब ऑन होता है ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया। और तब ये है वर्किंग ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट का वेव फॉर्म तो बड़ा आसान होगा, क्योंकि वेव फॉर्म में
अगर आप इनपुट को ऑफ दिखाते हैं तो वाई ऑन हो जाएगा, ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा। बार बार इसे आप रिपीट करके जितना चाहे बना सकते हैं। एक चीज़ सामने दिख रही है, जैसा लग रहा है ये वेव है और इस वेव के अपोजिट वेव ये बनी हुई है, तो इसीलिए कहा जाता है कि वाई हमेशा अपोजिट फेस में होता है ए का। ये दोनों वेव एक दूसरे की उल्टी है ना, तो इसीलिए कहा जाता है अपोजिट फेस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। आगे एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ द आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज़ 1, मतलब वाई ऑन है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर किस स्टेट में होगा? तो आप कह सकते हैं कट ऑफ मोड। अभी आपने पढ़ा वाई ऑन तब होता है जब करंट सारी रुक जाती हैं, सी की पोलरिटी हाई हो जाती है तो वाई ऑन हो जाता है, और तब इसे कहते हैं कट ऑफ मोड। एक और पॉइंट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ लिखा है इन नॉट गेट एनपीएन ट्रांजिस्टर, किस तरह से काम करता है ट्रांजिस्टर यहाँ? तो रेक्टिफायर होता है, एम्पलीफायर होता है, स्विच होता है, ऑसिलेटर होता है। एकदम सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल स्विच जैसा काम कर रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। तो ये एक्ट एज स्विच है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिस्टर को किस तरह से स्विच की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉट गेट में ट्रांजिस्टर स्विच की तरह इस्तेमाल होता है। अब आइए अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं कि इफ़ एन नॉट गेट आर कंबाइंड इन सीरीज। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कई सारे नॉट गेट जिनकी संख्या स्मॉल एन है, अगर उनको सीरीज़ में आगे पीछे जोड़ दिया जाए तो कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। नॉट गेट फॉर एन बराबर ऑड नंबर। हाँ, अगर एन की संख्या 1, 3, 5, मतलब 3 अब लेना होगा, कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 5 या 7 गेट हो लाइन से जुड़े हों तो फिर नॉट गेट ही बनेगा, मतलब नॉट गेट की कॉम्बिनेशन। यहाँ देख सकते हैं आंसर में समझाया गया, पहला नॉट गेट है, फिर दूसरा नॉट गेट है, फिर ये तीसरा, 3 नॉट गेट ले लिया मैं और 3 के लिए। तो अब अगर यहाँ कोई इनपुट ए लिखते हैं तो ये नॉट गेट इसका इन्वर्ट करेगा और ये वाला नॉट गेट उस इन्वर्ट को फिर एक बार इन्वर्ट करेगा, मतलब डबल इन्वर्ट। तो डबल इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? अरे उल्टे का उल्टा सीधा हो जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ए आ जाएगा। और फिर अगला वाला नॉट गेट ए को फिर उल्टा करेगा तो फिर ये लास्ट में इन्वर्ट दे देगा, और तब इस तरह से ए इन्वर्ट बराबर लास्ट में वाई मिलेगा आपको, और यही तो नॉट गेट की इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से 3 नॉट गेट लगे होने पर रिजल्ट भी नॉट गेट का ही आएगा। इसी तरह 5 लगा दिए जाए तो उसमें भी नॉट गेट का आएगा। बट आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर, इसका अगर 2 ले लेते हैं एन की वैल्यू, मतलब 2 नॉट गेट ले लेते हैं, तो पहला नॉट गेट इन्वर्ट करेगा और ये इन्वर्ट डबल इन्वर्ट कर देगा, डबल इन्वर्ट फिर वही ए हो जाएगा, ए बराबर वाई। किसी भी गेट में इनपुट और आउटपुट अगर दोनों बराबर है हमेशा, तो फिर वो गेट नहीं है। गेट का मतलब होता है कोई ना कोई कंडीशन, मतलब कम से कम एक कंडीशन तो ऐसी हो जिसमें आउटपुट वाई इनपुट ए से अलग हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर गेट नहीं होगा। 2 नॉट गेट का कॉम्बिनेशन, 4 नॉट गेट का कॉम्बिनेशन, 6 नॉट का कॉम्बिनेशन कोई गेट नहीं देगा। इसीलिए इसमें आंसर क्या होगा? पहला सही है, क्योंकि उसमें लिखा है नॉट गेट बनेगा कॉम्बिनेशन अगर ये ऑड नंबर है। इवन नंबर पे कोई गेट नहीं बनेगा, और सही जवाब इसका फर्स्ट है। तो एक बार फिर से देख लें, नॉट गेट में मेनली क्या होता है? नॉट गेट सिग्नल को इन्वर्ट करने वाला गेट है, और इसमें इनपुट का उल्टा आउटपुट आता है, इसीलिए ट्रुथ टेबल बहुत छोटी सी बनती है। एक सिंगल इनपुट और एक आउटपुट पाया जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विच हमेशा बल्ब और सेल दोनों को शॉर्ट करता है, और इस तरह से जब भी स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। इसे लिखने का तरीका क्या है? ए इन्वर्ट इज इक्वल टू वाई। इसमें 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसलिए वन इन्वर्ट की वैल्यू 0, 0 इन्वर्ट की वैल्यू 1 होगी। सिंबल इसका ट्रायंगल नुमा होता है, और इसमें एक इनपुट और इधर यहाँ पे एक छोटा सा नॉट लगा होता है, और उसके बाद इधर आउटपुट होता है। सर्किट डायग्राम में एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग स्टेट या सैचुरेशन मोड में तीनों करंट चल रही होती है, इसीलिए यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से वाई की पोलरिटी क्या होती है? ऑफ हो जाती है, मतलब मिनिमम पोटेंशियल पे होता है वाई, और इधर इनपुट ऑन होता है। लेकिन जब कट ऑफ कंडीशन होती है, मतलब हम इधर स्विच को ऑफ करते हैं, तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ कंडीशन में आ जाता है, और तब यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप ना होने की वजह से, यहाँ आप देख सकते हैं सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप ना होने पर इस V1 सेल की पूरी पोटेंशियल की वैल्यू सी पॉइंट पे आ जाती है और वाई ऑन हो जाता है। तो वाई के ऑन होने की कंडीशन में एनपीएन ट्रांजिस्टर कट ऑफ कंडीशन में होता है। वेव फॉर्म आपने देख लिया, दोनों हमेशा अपोजिट सिग्नल होते हैं, और ये कुछ क्वेश्चंस देख लिए। अब आइए आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यूनिवर्सल गेट। तो अभी तक आपने 3 फंडामेंटल गेट पढ़े, और आगे ये 2 यूनिवर्सल गेट हैं। यूनिवर्सल गेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका कन्वर्जन में खूब इस्तेमाल होता है। इनका नाम यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि इन गेट से सारे गेट बनाए जा सकते हैं, और इसीलिए इनको डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। मतलब डिजिटल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ये बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। सारी आईसी वगैरह सब इसी से बनी होती है। अच्छा, तो फिर यूनिवर्सल गेट होते क्या हैं?
ये एक्चुअली दो फंडामेंटल गेट के सीरीज कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, और तब ये दो प्रकार के होते हैं, पहला नॉर गेट, दूसरा नैंड गेट। बहुत सिंपल है, इनको आप आसानी से देख सकते हो। नॉर गेट बनता है और गेट और नॉट के कॉम्बिनेशन से, यहाँ देखो और लगा है, ये नॉट लगा है। और इसी तरह नैंड गेट बनता है एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से, यहाँ पे एंड और फिर आगे नॉट लगा हुआ है। यानी दो और एंड गेट के आगे अगर हम नॉट गेट लगा दें तो ये बन जाता है नॉर और नैंड गेट। मतलब नॉर और का उल्टा है और नैंड एंड का उल्टा है। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाता है। ये नॉट गेट का ये जो छोटा वाला नॉट है इसी और के आगे लगा देते हैं। तो अब ये नया सिंबल बन गया किसका? नॉर गेट का। अब इधर आइए, एंड गेट में आगे यही नॉट लगा दें तो ये नैंड गेट बन जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग देख लेते हैं पहले एक बार। यहाँ पे बल्ब और सेल दोनों को दो पैरेलल से इनपुट या स्विच ए और बी से शॉर्ट किया गया है। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर हम इधर से ए को ऑन कर दें तो करंट इधर से पास हो जाएगी और वाई ऑफ हो जाएगा। हाँ आप देखिए, ए ऑफ है, बी ऑफ कर दें तब भी इधर से करंट पास हो जाएगी और तब भी वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है दोनों स्विच सेल और बल्ब को क्या कहते हैं, पैरेलल में शॉर्ट करते हैं। हमने इसमें ये कहा कि ऑन कर देने से ये ऑफ हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ऑन पे ऑफ बना। अच्छा जी, ट्रुथ टेबल के हिसाब से इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अगर ए ऑफ है, बी ऑफ है तो कोई करंट इधर से पास नहीं होगी, सारी करंट वाई से पास होगी, तो वाई क्या होगा, ऑन होगा। अगर हमने ए को ऑन कर दिया, बी को ऑफ किया तो करंट ए की तरफ से पास हो जाएगी, तो फिर वाई पे क्यों जाएगी, तो वाई क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने बी को ऑफ कर दिया, ए को ऑन किया तो भी वाई ऑफ मिलेगा। और अगर दोनों ऑन कर दिए तो मतलब कुल मिला के और का उल्टा ही तो है ना, जब भी इधर आप ऑन करोगे तो इधर ऑफ हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है। अब आइए नैंड गेट में भी दो स्विच लगे होते हैं, दोनों स्विच सीरीज में होते हैं, मगर ये दोनों मिल करके बल्ब या सेल को शॉर्ट करते हैं। अगर आप ए को ऑफ रखें और बी को भी ऑफ रखें तो इधर से कोई रास्ता नहीं बनेगा, सारी करंट इधर से जाएगी, तो क्या होगा, वाई ऑन हो जाएगा। तो ए और बी दोनों के 0 0 होने पे वाई ऑन होता है। इसी तरह ऑन इधर ए को किया और बी को अभी ऑफ रखे हुए तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इधर से करंट नहीं जाएगी और तब सारी करंट वाई जाएगी, तो फिर ये ऑन मिलेगा। इसी तरह बी को ऑन करें, ए को ऑफ रखें, तब भी करंट सब इधर से ही जाएगी वाई की तरफ से, और फिर वाई क्या होगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों स्विच ऑन कर दें तो करंट को इधर से आने का रास्ता मिल जाएगा और वाई ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 1 पे ये 1 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, ट्रुथ टेबल को आप इस सर्किट से देख रहे थे, यहाँ पे अगर आप ट्रुथ टेबल में पहले और की ट्रुथ टेबल बना लें और फिर इसका उल्टा कर दें तो ये नॉर की बन जाती है। यहाँ देखिए 0 0 का 0, इसका उल्टा 1, 1 0 का फिर 1 है, इसका उल्टा 0, फिर 0 1 का 1 है, इसका उल्टा 0, 1 1 का 1 है, इसका उल्टा 0। और सेम थिंग यहाँ पर भी है कि अगर हम पहले एंड वाली ट्रुथ टेबल बना लें और फिर इसका उल्टा कर दें तो नैंड मिल जाएगा। तो इस तरह से एंड और नैंड, सॉरी यहाँ पर नॉर और नैंड, ये दो यूनिवर्सल गेट की ट्रुथ टेबल, उनका इलेक्ट्रिकल सर्किट और फिर उसके बाद उनके सिंबल आपने समझ लिए। ध्यान देने की बात है इसमें दोनों में ही स्विच कैसे लगाएंगे, शॉर्ट करने के हिसाब से। यहाँ नॉर में पैरेलल लगा हुआ है और ये यहाँ पर सीरीज में लगे हुए हैं। अब आइए एक्सप्रेशन क्या होता है। और गेट का एक्सप्रेशन बहुत आसान है, ए और बी लिख करके उस पर एक लंबा बार यानी होल इन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हमेशा और का उल्टा है। एंड नैंड लिखने में क्या करते हैं, ए एंड बी लिख करके होल इन्वर्ट कर देंगे तो ये वाई बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे होल इन्वर्ट लगाते हैं। पढ़ते कैसे इसे, ए और बी होल इन्वर्ट इज इक्वल टू वाई, ए एंड बी होल इन्वर्ट इज इक्वल टू वाई, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब होल इन्वर्ट पढ़ना, इसमें एंड पढ़ना, इसमें और पढ़ना। अब काम की बात, इसका जो स्टेटमेंट है, बल्कि स्टेटमेंट ना कहें, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये लिखी है, इनपुट ए एंड बी दोनों के ऑफ होने पे, यहाँ देखिए जब दोनों ऑफ हैं तभी वाई ऑन होता है। असल में और गेट में दोनों के ऑफ होने पे वाई ऑफ हो जाता था और नॉर में क्या होगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, इनपुट ए और बी दोनों के ऑन होने पर, ध्यान दीजिए एंड गेट में दोनों के ऑन होने पे एंड क्या होता था, ऑन हो जाता था, नैंड क्या होगा, वाई क्या होगा आपका, ऑफ हो जाएगा। अदरवाइज वाई हमेशा ऑन रहेगा। मतलब आप देख सकते हो दोनों ए और बी के ऑन होने पर यहाँ आउटपुट ऑफ होगा, नहीं तो सारे आपको आउटपुट कैसे मिलेंगे, ऑफ मिलेंगे। तो इसको अलग अलग कई तरह से कह सकते हैं आप, ये भी एक स्टेटमेंट की तरह से है। अब आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। यूनिवर्सल गेट दो तरह के होते हैं, नॉर एंड नैंड। नॉर बनता है और पे आगे नॉट जोड़ देने से, और नैंड बनता है एंड के आगे नॉट जोड़ देने से। इन दोनों के इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विच हमेशा शॉर्ट करने के लिए लगाए जाते हैं।
नॉर में दोनों स्विच आपस में पैरेलल लगे हैं, जबकि नैंड में दोनों स्विच आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। और ट्रुथ टेबल में आप देख सकते हैं कि जब दोनों ए और बी ऑफ होंगे तो नॉर जो होगा वो ऑन होगा, क्योंकि वो और का उल्टा है। इसी तरह नैंड में जब दोनों स्विच या दोनों इनपुट ऑन होंगे तो आउटपुट वाई ऑफ होगा, क्योंकि ये एंड का उल्टा है। एंड तो जो दोनों के ऑन होने पे ऑन होता था, इसलिए ये ऑफ हो जाएगा। और तब इस प्रकार से आप एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ए और बी होल इन्वर्ट लिखेंगे इसे इज इक्वल टू वाई, इसे एंड बी होल इन्वर्ट वाई लिखेंगे। और तो मेन पॉइंट ये हो गया। और अब आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है और गेट इज़ फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ। ध्यान दिए, और गेट आप बना रहे हैं, और तो फंडामेंटल गेट है ना, तो वो तो दो डायोड से बनता है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से जाना है। तो क्या और गेट नॉर गेट से बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि नॉर गेट एक यूनिवर्सल गेट है, उससे आप कोई भी गेट बना सकते हो। तो फिर नैंड गेट से भी बन जाता होगा, आगे आप पढ़ेंगे नैंड गेट से भी और गेट बन सकता है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? बोथ। तो यूनिवर्सल गेट इसीलिए इनको कहते हैं क्योंकि इन दोनों गेट से आप कोई भी गेट, इवन फंडामेंटल गेट खुद यूनिवर्सल गेट से यूनिवर्सल गेट बन जाता है, या कोई भी और किसी तरह के सारे आईसी इंटीग्रल सर्किट सब बन जाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका आंसर हो गया बोथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है इन एनी गेट आइदर वन इनपुट इज ऑन और बोथ आर ऑन। मतलब किसी गेट में एक इनपुट ऑन हो जाए या फिर दूसरा इनपुट ऑन हो जाए या दोनों ऑन हो जाए तो आउटपुट ऑफ हो जाता है। ध्यान दिए, और गेट का स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसा ही था, बट उसमें दोनों ऑन होने या एक ऑन होने पे आउटपुट ऑन होता था, और ये क्या बता रहे हैं? ऑफ होता है। तो ये नॉर का स्टेटमेंट बनेगा, क्योंकि ये आर का उल्टा है, इसीलिए आंसर आपका होगा सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पिछले साल अभी आया था। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक सेल लगा हुआ है, इधर अर्थिंग कर दी गई, आगे एक एलईडी लगी है। एलईडी जस्ट लाइक बल्ब जैसा होता है, जिसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, मतलब बल्ब लाइट देने लगेगा, एलईडी भी लाइट देती। और ये दो स्विच आपस में सीरीज लगा के एलईडी को शॉर्ट किया है इन्होंने। अब काम की बात देखिए क्या है। ये जो सर्किट आपने 9 गेट में पढ़ा था, इसमें बल्ब को शॉर्ट करने वाले दो स्विच कैसे लगे हुए हैं? आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। अगर ये दोनों हम ऑन कर दें तो बल्ब ऑफ हो जाता था। बिल्कुल यही हालत यहाँ पे भी दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखिए। फिर भी यहाँ पे सारी वैल्यू लिख के ट्रुथ टेबल बना के दिखाया गया है। तो ये दोनों स्विच ए और बी इनपुट हो गए इस सर्किट के, और एलईडी क्या हो गया? आउटपुट हो गया। अब आप ये ए को ऑफ रखते हैं, बी को ऑफ रखते हैं, तो दोनों को ऑफ रखने से यहाँ से क्या कोई करंट चलेगी? इधर ए और बी की तरफ तो नहीं आएगी, लेकिन इधर एलईडी से पास हो जाएगी, तो एलईडी ऑन रहेगा। अगर हम ए को ऑन कर दें और बी को ऑफ रखें तो क्या कोई करंट नीचे आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब सारी करंट एलईडी से आएगी, अभी भी एलईडी ऑन रहेगा। अगर ए और को ऑफ करें, बी ऑन कर दें, तो भी वही बात है, नीचे से कोई करंट नहीं जाएगी, अभी रास्ता अधूरा है, तो सारी करंट एलईडी से जाएगी, एलईडी ऑन रहे। इन तीनों कंडीशन में ए और बी के ऑफ होने पर वाई ऑन रहेगा, ए के ऑन और बी के ऑफ होने पे वाई ऑन रहेगा, ए के ऑफ और बी के ऑन होने से भी वाई ऑन रहेगा। लास्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने दोनों स्विच ऑन कर दिए तो अब सारी करंट नीचे से ही जाएगी। क्यों भाई? एलईडी में रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो अब मेन करंट इधर से पास हो जाएगी, एलईडी में कोई करंट नहीं जाएगी। इसलिए कहते हैं एलईडी को ये दोनों स्विच शॉर्ट कर रहे हैं, और तब बल्ब ऑफ हो जाएगा, मतलब एलईडी ऑफ हो जाएगी, और तब यहाँ 1 1 का 0 आएगा। ये नाइन्ड गेट की ट्रुथ टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर नैंड गेट होगा। अब एक चीज़ और देख लें, एक शॉर्ट मेथड लिखा हुआ है, दोबारा इसे फिर पढ़ेंगे कि अगर दोनों इनपुट के ऑफ होने पे आउटपुट ऑन हो जाता है तो फिर गेट आपका निगेटिव होगा, और निगेटिव 4 गेट होते हैं: नॉर गेट, नैंड गेट, जॉर गेट एंड नॉट गेट। नॉर गेट की पहचान है कि उसमें जीरो की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि वो और का उल्टा होता है। नैंड एंड का उल्टा होता है, इसलिए उसमें जीरो की संख्या कम, 1 की ज़्यादा होती है, यानी ऑन की कंडीशन ज़्यादा होती है, और इसीलिए इसका आंसर एंड गेट है। और एक्स नॉर गेट जो होता है, ये आगे आप पढ़ेंगे, इसमें दोनों संख्याएं बराबर होती हैं। तो अभी तक आपने 3 फंडामेंटल और 2 यूनिवर्सल गेट, टोटल 5 गेट पढ़ लिए। पेज नंबर 16 पे आगे का टॉपिक है एक्सक्लूसिव गेट, यानी 2 गेट अभी और पढ़ने हैं। और ये एक्सक्लूसिव गेट क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं, आसान भी हैं। मगर इनका नाम एक्सक्लूसिव गेट क्यों रखा गया? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कुछ स्पेशल और यूनिक। असल में ये वर्किंग में थोड़ा अलग होते हैं बाकी गेट से, इसलिए इनको एक्सक्लूसिव गेट कहा गया है। ये 2 प्रकार के होते हैं, और यहाँ आगे आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है। एक्सक्लूसिव गेट को हम फंडामेंटल गेट से भी बना सकते हैं, यूनिवर्सल गेट से भी बना सकते हैं। पहला एक्सक्लूसिव गेट है जॉर गेट, एक्स और लिखा जाता है इसे। एक्सक्लूसिव और गेट इसका पूरा नाम है, इसको रीड एज किया जाता है एक्स और गेट और जॉर गेट।
एक्स का प्रोनाउंसिएशन जेड से भी हो सकता है, इसीलिए इसे जॉर गेट कहते हैं। दूसरा एक्सक्लूसिव गेट है एक्स नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट इसे कहते हैं, रीड एज एक्स नॉर गेट। तो ठीक है, ये दोनों तो नाम हो गए इसके। अब आइए इनके स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे पहले लिखे गए हैं। तो जो जॉर गेट होता है उसका स्टेटमेंट क्या है, बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट इज ऑन। अब यहाँ एक नए तरह का सीक्वेंस है, देखिए अगर दो इनपुट ए और बी हैं इसमें, और जब दोनों इनपुट अलग अलग टाइप के होंगे तो आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा। यहाँ आप देख सकते हो उसी सीक्वेंस में इनपुट को लिया गया 0 0 1 0 0 1 1 1, लेकिन जब दोनों इनपुट अलग अलग होंगे तब ये ऑन होगा, और दोनों इनपुट के ऑफ होने मतलब सेम होने पर ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ ऑन ऑफ से नहीं मतलब सिमिलर और डिफरेंट होने की बात कही गई, तो इसका मतलब डिफरेंट होने पर ये गेट ऑन होता है। अब इसका जो आउटपुट है उसे Z लिखा जाता है, Y नहीं, थोड़ा स्पेशल है इसलिए इसका नाम Z दिया गया। यहाँ इसका जो सिंबल है उसे देख लें, ये और जैसा ही बनाते हैं, लेकिन इसमें जो दोनों इनपुट आके यहाँ जुड़ता है उसको एक अलग लाइन से थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। तो ये जॉर गेट का सिंबल है A और B और उसका आउटपुट Z। इधर आ जाइए, एक्स नॉर गेट में क्या होता है। एक्स नॉर गेट का स्टेटमेंट है कि बोथ इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज ऑन। अब की बार इनपुट अगर सेम होंगे तब आउटपुट ऑन होगा। तो आप देख सकते हो 0 0 पे ऑन है और 1 1 पे भी ऑन है, ये दोनों इनपुट यहाँ सेम है। जबकि ये डिफरेंट वाले इनपुट जहाँ पे आएंगे, A 1 है और B 0 है, तो फिर ये 0 हो गया, मतलब ऑफ हो गया। तो फिर एक्स नॉर गेट जॉर गेट का उल्टा काम करता है, सही बात। तो ये इसका देखिए सिंबल कैसे बनाते हैं, जॉर गेट बना के आप छोटा सा नॉट लगा देते हैं यहाँ, तो ये बन जाता है एक्स नॉर गेट। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, लिखते हैं बिल्कुल और गेट जैसा है, बट ये जो और यानी प्लस वाला सिंबल है इसको आप एक सर्किल से घेर देते हैं, यानी इन सर्किल कर देते हैं। तो ये कहलाता है एक्स जॉर बी इज इक्वल टू जेड। और इसे पढ़ने का तरीका है एक्स नॉर ए एक्स नॉर बी इज इक्वल टू जेड, मतलब ए जॉर बी होल इनवर्ट भी इसे पढ़ सकते हैं। वैसे कहा जाता है इसे ए जॉर बी होल इनवर्ट इज इक्वल टू जेड, या ए एक्स नॉर बी इज इक्वल टू जेड। तो ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। अब आइए इनके फॉर्मेशन की बात करें, यानी ये बनते कैसे हैं। तो अब देखो, ये तो इसका सिंबॉलिक डायग्राम बना हुआ है, दो इसमें ऑप्शन है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, इसमें और कुछ नहीं करना है। बड़े स्पेशल डायग्राम होते हैं इनके, एक बार में ये समझ में आ जाता है, याद भी रहता है, जब भी पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा। अब आइए पहला फॉर्मेशन का तरीका क्या है। फंडामेंटल गेट के कॉम्बिनेशन से जॉर गेट को बनाया जाता है। इसमें 5 फंडामेंटल गेट हैं, 2 नॉट गेट हैं, 2 एंड गेट है और एक और गेट है, टोटल 5 संख्या हो गई। तो यही एक बार पूछा गया था कि जॉर गेट में कितने फंडामेंटल गेट लगा के बनाते हैं, तो 5 हैं, और 5 में संख्या अलग अलग सामने दिख रही। अब बड़ा सिमेट्रिकल डायग्राम है, दोनों एंड गेट लगे, उसके पीछे इधर एक नॉट लगा, इधर एक नॉट लगा, आगे एक और लगा हुआ है। आप चाहें तो इसके ऊपर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं पूरा बूलियन, ज़रूरत पड़ने पे इसे पूरा लिखा जाता है। तो ये कितना आसान है लिखना, ए और फिर यहाँ नॉट को क्रॉस कर गए तो ए इनवर्ट बना दिया इसने। इधर से ये लाइन आके यहाँ जुड़ी तो यहाँ पे आप ए लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए ये बी लिखा हुआ है, बी नॉट को क्रॉस करके जाएंगे तो बी इनवर्ट बन जाएगा। दोनों एंड गेट के इनपुट क्या मिलेंगे, इधर ए इनवर्ट, ये फिर बी, और इधर आ गया ए, फिर ये बी इनवर्ट। एंड गेट का ऑपरेशन क्या होता है भाई, तो यहाँ एंड ऑपरेशन करेगा ये, तो ये हो जाएगा ए इनवर्ट एंड बी, और यहाँ बी इनवर्ट एंड ए आ जाएगा। अब ये दो इनपुट ही फिर यहाँ और गेट के लिए बन गए, तो अब इन दोनों इनपुट के लिए के बीच में और लगा देंगे। एक्चुअली ये पूरा आगे सॉल्व किया जाता होगा, बट इसी को हम लोग जॉर गेट कहते हैं। तो इज इक्वल टू ए जॉर बी इज इक्वल टू जेड हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में इनपुट बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में पूछा जाता है, तो आप इसको समझ लें कैसे लिखा गया, बहुत आसान है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक्सप्रेशन मिलता जाएगा आपको। अब आइए जो दूसरा एक्स नॉर गेट है एक्सक्लूसिव नॉर, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें भी 5 गेट बिल्कुल वैसे ही फंडामेंटल गेट से बनाते हैं। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, जॉर गेट को आप नॉट लगा दें अगर जॉर में, तो ये एक्स नॉर बन जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ देख लें कि ये बिल्कुल वैसे ही 5 गेट लिए गए, लेकिन अब की बार दोनों नॉट गेट वन साइडेड है, मतलब इसमें बोथ साइड पे थे पहले नॉट गेट, अब की बार दोनों नॉट गेट को एक ही तरफ लिख दिया गया है। तो इसमें ए और बी लिख करके आप बूलियन एक्सप्रेशन पे जा सकते हैं, और फिर ये कहलाता है ए और बी होल इनवर्ट इज इक्वल टू जेड। अब उसके बाद यूनिवर्सल गेट से भी आप जॉर गेट और एक्स नॉर गेट बना सकते हैं। ध्यान देने की बात है कि नैंड गेट के कॉम्बिनेशन से 4 नैंड गेट की, ये बड़ा स्पेशल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, बहुत सिमेट्री बना हुआ है। तो 4 नैंड गेट के इस तरह के कॉम्बिनेशन से जॉर गेट बनता है, और 4 नॉर गेट के 4 नॉर गेट के कॉम्बिनेशन से एक्स नॉर बनता है। देखिए नॉर और एक्स नॉर मिलते जुलते हैं, आप यहाँ से याद रखें, और नैंड से बनेगा आपका जॉर। तो इस तरह से
ये बड़े स्पेशल कॉम्बिनेशन है, कभी इसमें आप कोई दूसरा गेट ऐसा नहीं होता है, इसलिए जब भी ये सामने आएंगे तो आप तुरंत बता सकते हो ये जॉर गेट है और ये एक्स नॉर गेट है। जॉर गेट में दोनों डिफरेंट इनपुट पे ऑन होता है और ये एक्स नॉर गेट सिमिलर इनपुट पे ऑन होता है, इसीलिए इनका यूज़ यहाँ पे पूछा गया एक बार। तो आप देख सकते हैं कि इनइक्वलिटी डिटेक्टर और फिल्टर कहते हैं किसे, जॉर गेट को। क्यों भाई इनइक्वलिटी क्यों कहते हैं? अरे जब इनपुट डिफरेंट आते हैं तभी ये ऑन होता है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर सिग्नल जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं, यानी इनइक्वलिटी या असमानता को ये चेक करने वाला सर्किट होता है। और इसको फिल्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलग तरह के सिग्नल को ये पकड़ लेता है और तब ये ऑन हो जाता है, इसलिए इसको फिल्टर सर्किट भी कहा गया। इक्वलिटी डिटेक्टर कौन? एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट इक्वलिटी, क्योंकि ये इक्वल सिग्नल पे ऑन होता है, सिमिलर इनपुट पे ऑन होता है, इसीलिए इसे इक्वलिटी डिटेक्टर कहते हैं। और आईडी रिकॉग्निशन सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि ये आईडी चेक करने में काम आता है। वजह इसकी है कि आईडी का मतलब पहले से जो सूचना वहाँ पर निर्धारित है उसी से मिलती जुलती या वही सेम सूचना जब आएगी तो आईडी मैच करेगी और तब ये सर्किट ऑन हो जाएगा। तो आपने दो एक्सक्लूसिव गेट समझ लिए। मेनली इसमें एक्सक्लूसिव गेट में इनका स्टेटमेंट है, जॉर गेट और एक्स नॉर गेट। ये किसके कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं? फंडामेंटल से भी बनते हैं, यूनिवर्सल से भी बनते हैं। इनका काम थोड़ा स्पेशल है। डिफरेंट सिग्नल पे जॉर गेट ऑन होता है और सेम सिग्नल पर एक्स नॉर गेट ऑन होता है। इनकी ट्रुथ टेबल, इनका सिंबल और इनके ये बनाने का तरीका ये बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है और इसमें कुछ नहीं करना। अब आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 16 लिखा, अनवांटेड फ्लैक्चुएशन और सिग्नल्स आर डिटेक्टेड बाय अप्लाई। क्या मतलब अनवांटेड फ्लैक्चुएशन और सिग्नल? यानी अनवांटेड सिग्नल यानी कोई अलग डिफरेंट टाइप का सिग्नल अगर आ जाए तो उसको कौन डिटेक्ट करेगा? तो अभी आपने देखा डिफरेंट सिग्नल पे ऑन होने वाला सर्किट कौन है? जॉर गेट। तो जॉर गेट करेगा, इसका आंसर हो गया ए। इसीलिए इसको फिल्टर गेट भी कहते हैं, फिल्टर कर लेता है अलग तरह के सिग्नल को। क्वेश्चन नंबर 17 में आई, रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी इज कैरीड आउट बाय। मतलब आईडी को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी, तो उसके लिए आपको एक्स नॉर गेट यूज़ करना होगा, क्योंकि सिमिलर सिग्नल पे ये ऑन होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद है वैसे ही इन्फॉर्मेशन जब फिर दोबारा आएगी यानी आईडी सेम होगी तब वो उसे ऑन करेगा। तो इसका आंसर हो गया बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, साइंटिस्ट वांट टू अलार्म टू साउंड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज in research chamber rises above 40 degree or falls below 20 degree. The alarm can be switched by output of A. 4 गेट के नाम दिए, ये बताना है कि इनमें से कौन सा गेट इस अलार्म में लगाया जाए ताकि अलार्म बजने लगे। अच्छा, अलार्म किस बात के लिए बजना है? कोई साइंटिस्ट चाहता है कि रिसर्च चैम्बर में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर ना होने पाए या फिर 20 डिग्री से नीचे ना आने पाए, और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए अलार्म बजने लगे यानी सर्किट कोई ऑन हो जाए। तो आप समझ सकते हो 40 डिग्री से ऊपर या 20 से नीचे। तो यहाँ देखिए ऑपरेशन आपको दिख रहा है कैसा है, और गेट वाला। और गेट तभी ऑन होता है या तो ए ऑन हो या बी ऑन हो तो और ऑन हो जाएगा। इसीलिए इस अलार्म को ऑन करने के लिए और गेट अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सीधा सीधा डी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। आप देख सकते हो कितना बढ़िया डायग्राम बना हुआ है, 4 नैंड गेट ऐसे जोड़ दिए गए। ये एकदम स्पेशल गेट है। और आपने पढ़ा नैंड से जॉर बनता है और नॉर से क्या बनता है? एक्स नॉर गेट बनता है। तो ये आपका जॉर गेट है। अच्छा, जॉर गेट सेम इनपुट पर डिफरेंट इनपुट पे ऑन होता है ना, तो इसकी आपको ट्रुथ टेबल पकड़नी है। तो आप देख लो भाई, डिफरेंट इनपुट पे ऑन होने वाला ये कंडीशन है, मगर यहाँ पे सिमिलर इनपुट पे भी ऑन है, तो ये तो गलत हो गया। इसी तरह यहाँ देख सकते हैं सिमिलर इनपुट पे ऑन है और सिमिलर पे ऑफ है, तो ये भी नहीं है जॉर गेट। जॉर गेट की पहचान ये देखिए डी वाला है। डी में ये डिफरेंट इनपुट हैं, जब ये 1 और ये 0 तो ये ऑन हो गया, ये 0 ये 1 तो ये ऑन हो गया, बाकी सब में ऑफ है। तो इसलिए आंसर इसका डी हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिए, फिर वही गेट बना हुआ है। इसमें 2 नॉट साइड में लगे हुए हैं, एक एंड और फिर आगे नॉर लगा हुआ है। अच्छा, आप नॉर का मतलब क्या समझते हैं? असल में इस नॉर में एक और है, आगे एक नॉट लगा है, तो ठीक तो है ना। अगर ये और है, ये दोनों एंड है और ये दोनों नॉट है, 5 गेट ये हो गए और एक एक्स्ट्रा गेट आप मान लें कि आगे नॉट लगा हुआ है। तो पहले तो आप इन पांचों का कॉम्बिनेशन जॉर बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों नॉट पहले वाले दोनों साइड में, तो ये जॉर का कॉम्बिनेशन बनेगा और उसके आगे एक नॉट लगा देंगे तो ये एक्स नॉर बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा भाई? बी होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पेज नंबर 18 तक पहुंच गए हैं। ये टोटल 7 गेट आपने पढ़ लिए, 3 फंडामेंटल, 2 यूनिवर्सल और 2
एक्सक्लूसिव गेट। ठीक है, आप अपने वीडियो को रिवर्स करके इनको रिवाइज भी कर सकते हो। एक बात समझ लो भाई, टोटल जितना भी आप पढ़ो ये कंप्लीट टॉपिक है, 99% टॉपिक ये दिया हुआ है और एक क्वेश्चन बिल्कुल आना ही आना है, इसमें मिस नहीं हो सकता। अगर इतनी देर में आपने इतनी मेहनत से इसको देख लिया, आपने रिवाइज कर लिया और क्वेश्चन देख लिए, तो ये बिल्कुल फिक्स है कि इसी में से एक क्वेश्चन आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से आगे कुछ रूल्स और पढ़ लेते हैं ताकि आगे क्वेश्चन में आसानी हो जाए। तो यहाँ लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ गेट बाय ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल देख करके वैसे भी याद हो जाता है कि कौन सा गेट है, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा रूल है, उसे आप समझ लें तो अच्छा रहेगा। किसी भी ट्रुथ टेबल में या वेव फॉर्म में आप देख सकते हो कि इनपुट के 0 0 पे अगर आउटपुट 0 आ रहा है तो वो गेट पॉजिटिव गेट है। दूसरा आप इधर देख लें कि अगर इनपुट 0 0 पे आउटपुट 1 दे रहा है तो फिर वो नेगेटिव गेट है। अब 3 पॉजिटिव गेट होते हैं और 4 नेगेटिव गेट होते हैं। पॉजिटिव गेट कौन से होते हैं? और, एंड और गेट की पहचान ये है कि उसमें ऑन आउटपुट की ऑन होने की कंडीशन ज़्यादा होगी, मतलब उसमें आउटपुट में 1 ज़्यादा होगा, 0 कम होगा। एंड गेट में ऑफ होने की कंडीशन यानी 0 की संख्या ऑन होने की कंडीशन से ज़्यादा होगी, 0 ज़्यादा होंगे 1 कम होंगे। जॉर गेट में दोनों बराबर होंगे, जितने 0 उतने 1। ये तब होता है जब आप एक सीक्वेंस में ट्रुथ टेबल बना लें। वैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 1 की संख्या 0 की संख्या बराबर आ रही तो वो जॉर गेट है। और जॉर गेट सबको पता है, आप चेक करके तुरंत देख सकते हैं कि डिफरेंट सिग्नल पे ऑन होता है। अब आइए नॉट गेट, इधर नेगेटिव गेट में। नॉट गेट को तो पहचानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उसमें एक ही इनपुट होता है, हमेशा ये उल्टा करता है सिग्नल को, इसलिए अपोजिट आउटपुट देता है, तो आप इसे छोड़ें। अब आइए नॉर, नैंड एंड एक्स नॉर। तो नेगेटिव गेट में अगर नॉर गेट है, नॉर किसका उल्टा है भाई? और का। तो उसमें और में क्या होता है? 1 की संख्या ज़्यादा होती है 0 से, इसमें 0 की संख्या ज़्यादा होगी 1 से। तो नॉर को हमेशा याद रखना चाहिए और के उल्टे से, और उसी नियम को आप और से बना सकते हो तुरंत उल्टा करके। तो 0 की संख्या ज़्यादा, 1 की संख्या कम। नैंड गेट में 1 की संख्या यानी ऑन ज़्यादा होता है, ऑफ कम होता है, और एक्स नॉर गेट में 1 और 0 बराबर होते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव गेट 3 और इधर 3 आपके पॉजिटिव गेट। नॉट भी नेगेटिव गेट है बट इसे अब देखते ही पहचान लिया जाता है। तो ये तो हो गया गेट के आइडेंटिफिकेशन का तरीका। तो ट्रुथ टेबल में और वेव फॉर्म में इसे डायरेक्ट यूज़ करते हैं, अभी पीछे आपने 1 2 क्वेश्चन में देखा भी था। अब आइए फार्मूला फॉर बूलियन अलजेब्रा। यहाँ कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं लेकिन इनकी ज़रूरत कम ही पड़ती है, लेकिन एक ऐसा हिस्सा इसमें लास्ट वाला डी मॉर्गन लॉ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, और इसे आपको एक बार में समझ लेना, याद रखना है, और जब भी क्वेश्चन आया तुरंत बता सकते हो, उसमें कुछ है नहीं। तो सबसे पहले आप ज़रा फार्मूले पे ध्यान दिए। बूलियन अलजेब्रा के फार्मूले में और ला लिखा है, एंड ला एंड नॉट ला, वही सीक्वेंस फिर से लिख दिए गए बट लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ देखिए ए और 0। ए का मतलब कोई भी वेरिएबल, ये ऑन भी हो सकता है ऑफ भी हो सकता है। अब ज़रा ए की वैल्यू यहाँ रख दी आप, तो अगर ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 और 0 1 हो जाएगा ना, और अगर ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 और 0 0 हो जाएगा। मतलब जो भी आप ए की वैल्यू रखेंगे वही यहाँ पे आएगा। तो सीधा मतलब ए और 0 ए होगा। ए अगर 1 रखा तो यहाँ 1 आपको मिलेगा, ए की वैल्यू 0 मान लिया तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। तो इसीलिए इसे और ला कहते हैं। ए और 0 0 होता है, इसी तरह ए और 1 1 होता है, क्योंकि भाई यहाँ 1 लिखा है ना, ये इनपुट तो परमानेंट ऑन है, और तब इसे आप कुछ भी ले लें ये हमेशा ऑन देगा। ए और ए की वैल्यू ए होगी, अगर आप 1 1 रखोगे तो 1 आएगा, 0 0 रखोगे तो 0 आएगा, और ला में ये होता है। ए और ए इन्वर्ट क्या होगा? अच्छा, अगर आपने ए को 0 ले लिया तो ये इसे आपको 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ए इन्वर्ट है। तो आप 1 और 0 की वैल्यू 1 पाओगे, और अगर इसे 0 ले लोगे तो फिर इसे 1 लिखोगे, इसे 1 ले लोगे तो इसे 0 लिखोगे। कहने का मतलब दोनों ही बार कोई भी कॉम्बिनेशन आप बनाए हमेशा ये बनाएगा। तो ये बन गया और ला। बिल्कुल इसी तरह से एंड ला को आप समझ सकते हैं, ए एंड 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई की तरह से मान के कर लेते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लाई देखिए अलग चीज़ है, और समझाने के लिए और यूं ही ऐसे ही करने के लिए तो आप कोई भी नियम अपने मन से बना लो कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, नो, वो गलत तरीके हैं। लेकिन अब ऐसे ही रटाना हो तो आप उसे यूज़ कर लो भाई। हम कह रहे हैं कि 0 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन हर जगह ए का मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो ये आएगा, ए का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई अलग चीज़ है ना, ये असल में एंड ऑपरेशन है। तो ए एंड 0
ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ऑफ है तो हर बार एंड गेट ऑफ रहेगा। और इसमें देखिए ये ऑन है तो ए को जो भी आप रखेंगे वही ए आएगा। अगर इसे ऑन रख दिया तो ये भी ऑन हो जाएगा, ये ऑफ रख दिया तो ये ऑफ हो जाएगा। ए एंड ए होता है, जैसा भी आप रखो, जैसे वन एंड वन वन होता है, ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो होता है। ए एंड ए इन्वर्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ वन रखा तो यहाँ आपको ज़ीरो ही लेना होगा, तब तो ये फिर ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब नॉट ला में आइए। नॉट ला में ए डबल इन्वर्ट अगर दो बार उल्टा कर दिया तो सीधा हो जाएगा, तीन बार उल्टा कर दिया तो फिर उल्टा ही आएगा, ए इन्वर्ट। और फिर ए और ए का होल इन्वर्ट ए इन्वर्ट कहलाए, क्योंकि ए और ए होता है। ए एंड ए का होल इन्वर्ट ए इन्वर्ट ही बनेगा। तो ये कुछ लॉ हैं जो कि कभी कभी लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है और डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। हाँ, गेट आइडेंटिफिकेशन में उसे सॉल्व करने में इसकी ज़रूरत थोड़ा थोड़ा पड़ती है। तो एक बार में इसे आपने समझ लिया। अब आइए कुछ बहुत बेसिक मैथमेटिक्स के लॉ लिखेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ, भाई आप कॉम्यूटेटिव लॉ तो पढ़ ही चुके होंगे। वेक्टर में ए और बी इज इक्वल टू बी और ए, यानी क्रम बदलने से वैल्यू नहीं बदलती। इसी तरह ए एंड बी इज इक्वल टू बी एंड ए, भाई इसी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। बिल्कुल ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ होता है। बस कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव में फ़र्क कितना है कि कॉम्यूटेटिव में दो वैल्यूज़ लेकर के हम क्रम बदलते हैं, इसमें दो से ज़्यादा वैल्यू लेके क्रम बदलने जा रहे हैं। देखिए ए और बी और सी, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, होल ब्रैकेट। तो यहाँ अगर हम चाहें तो ए और बी को पहले करें और बाद में सी को लिखें, मतलब ब्रैकेट के बाहर कर दें इसे। तो ए और बी पहले और ला अप्लाई हुआ, बाद में और सी हो गया, मतलब क्रम बदल गया है एप्लीकेशन का। यहाँ बी और सी साथ में, यहाँ ए और बी साथ में है, ये वही। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एंड ऑपरेशन में भी एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल होता है। ए एंड होल ब्रैकेट बी एंड सी, तो इसे आप ए एंड बी होल ब्रैकेट, बाद में इसे सी को बाद में ले सकते हैं एंड सी करके। तो ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। अब आइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ लिखा है ए और अंडर ब्रैकेट बी एंड सी। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर एंड ऑपरेशन है उसके बाहर देखिए और ऑपरेशन है। यहाँ भी वैसे ब्रैकेट ही लगा था बट दोनों ऑपरेशन सेम थे, तो ये बन गया एसोसिएटिव। लेकिन अगर यहाँ अंदर एंड और बाहर और, या फिर बाहर एंड अंदर और लिखा हो तो फिर ये एसोसिएटिव नहीं होगा, ये असल में डिस्ट्रीब्यूटिव बनेगा। तो भाई यही दोनों में फ़र्क है, इन दोनों कंपेरेटिवली समझ लें कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है तो पहचान इसकी ये है कि बाहर ब्रैकेट के ऑपरेशन अलग होगा, अंदर वाला अलग होगा, तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनेगा। और अगर दोनों सेम ऑपरेशंस हैं तो फिर ये एसोसिएटिव लॉ बनेगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओपन कैसे होगा? जैसे आप बाहर लिखा हो 2, अंदर ब्रैकेट में लिखा हो 3 + 5, जैसे ये नीचे वाला है, तो आप क्या करते हैं, अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो ए एंड बी बन जाता है। और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ब्रैकेट खुल के अंदर मल्टीप्लाई करना डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो इसी तरह से यहाँ और ऑपरेशन और एंड ऑपरेशन दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। मतलब ए और बी एंड सी लिखा हुआ है तो इसे पहले ए और बी करेंगे, बीच में एंड लगाएंगे, फिर ए और सी भी करेंगे, मतलब ए को बी और सी दोनों के साथ और ऑपरेशन में जाना होगा। इसी तरह ए एंड बी और उसके बाद यहाँ और सी लिखा हुआ है, तो पहले ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी पे तो ए एंड बी बनेगा, फिर इसी ए को सी पे लाके करेंगे तो ए एंड सी बनेगा, बीच में क्या आएगा, और आएगा। तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक दो सवालों में इसका भी इस्तेमाल हुआ है, अगर आप इसे याद रखते हैं तो ठीक है, कोई बहुत इतना वो नहीं, बट चीज़ों को समझने के लिए बेहतर है। अब आइए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ एक तरह की ये थ्योरम, इसे डी मॉर्गन थ्योरम कहते हैं। इसमें मेनली दो ऑपरेशन होते हैं, एक तो नॉर होता है और ये आप समझ गए नैंड। नॉर को सीधे एंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और नैंड को और में। बस डी मॉर्गन का यही सबसे बेसिक सिद्धांत है कि ये नॉर को एंड में और नैंड को और में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जब कन्वर्ट करता है एंड में तो यहाँ ए इन्वर्ट रहता है, क्योंकि ये होल इन्वर्ट था यहाँ पे पहले, तो ये ए इन्वर्ट एंड बी इन्वर्ट। और यहाँ पे नैंड को जब कन्वर्ट करेंगे तो ए इन्वर्ट और बी इन्वर्ट बनेगा। इसका इस्तेमाल गेट के कन्वर्जन में करते हैं, इसे आप और दोबारा फिर देखेंगे बहुत अच्छे से। चलिए आगे अगला वाला पेज ले लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब है लॉजिक गेट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ गेट। गेट कन्वर्जन में मेनली हम यूनिवर्सल गेट नॉर और नैंड का इस्तेमाल करते हुए फंडामेंटल गेट बनाएंगे। जैसे नॉर से नॉट कैसे बनेगा और नैंड से नॉट कैसे बनेगा, इसी तरह से नॉर से और नैंड से एंड कैसे बनेगा, और इसी तरह नॉर से एंड और नैंड से और कैसे बनेगा। कुल मिला के हर बार फंडामेंटल गेट बन रहा है और इस्तेमाल कौन हो रहा है, यूनिवर्सल गेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, नॉर से नॉट कैसे बनेगा और इधर नैंड से नॉट, दोनों बिल्कुल एक टेक्निक है, बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है कि अगर नॉर के दोनों इनपुट आप आपस में मिला दें, इसी तरह नैंड के दोनों इनपुट आपस में मिला दें, तो ये अब नॉर नहीं रहेगा ना ये नैंड रहेगा, और इसका काम नॉट वाला हो जाएगा, ये नॉट की तरह बिहेव करेगा और ये
भी नॉट की तरह बिहेव करेगा। कैसे भाई, इसको आप लिख के बहुत आसानी समझ सकते हो। चलिए, हमने दोनों इनपुट आप नॉर गेट के मिला दिए। अब बताइए, अगर हम इस यहाँ पॉइंट पर ए रखते हैं तो ये दोनों इनपुट ए पे आ जाएंगे और फिर नॉर को आपको क्या मिलेगा, ए इनपुट मिलेगा दोनों पर, और ए होल इन्वर्ट करेंगे। यही तो नॉर ऑपरेशन है। ए और ए होल इन्वर्ट की वैल्यू अभी आपने यहाँ पढ़ी थी, आपको दिखा दें शीट में। ये है ए और ए होल इन्वर्ट, ए इन्वर्ट होता है क्योंकि ए और ए होता है, उसके ऊपर इन्वर्ट लगा हुआ है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं ए और ए होल इन्वर्ट की वैल्यू ए इन्वर्ट होगी, और ए इन्वर्ट इज इक्वल टू यही वाई बनेगा क्योंकि अब ये आउटपुट है। तो अब ये ए इन्वर्ट वाई क्या हो गया, ये तो नॉट गेट हो गया बिल्कुल। तो अब ये नॉर गेट नॉट की तरह काम कर रहा है। इसका एक शॉर्ट सिंबल बना दिया गया, एक दो क्वेश्चन में हमने देखा। तो ये दो बार ए लिखने से अच्छा है कि इसको एक सीधी लाइन बना दी, मतलब जैसे नॉट गेट होता है ना, उसमें एक इनपुट एक आउटपुट, लेकिन ये नॉर यूनिवर्सल गेट से बना हुआ नॉट गेट है। सेम यही इधर नैंड गेट में बनाएंगे नॉट गेट, क्योंकि इसमें दोनों इनपुट ए है, तो ए एंड ए होल इन्वर्ट ये आपका नैंड ऑपरेशन हो जाएगा। तो ए एंड ए होल इन्वर्ट बराबर ए इन्वर्ट, ये आपने अभी पढ़ा था कहाँ, एंड ला में। ए यहाँ देख लिए, ए एंड ए होल इन्वर्ट इज इक्वल टू ए इन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह ए इन्वर्ट इज इक्वल टू वाई बनेगा। तो ये बन गया नॉट गेट। इसका भी शॉर्ट सिंबल ऐसा ही होता है, ये दोनों लाइनें हटा के एक लाइन बना देते हैं इनपुट की, और तब ए इन्वर्ट ए बराबर ए इन्वर्ट इज इक्वल टू वाई हो जाती है। तो नॉट की तरह यूज़ करते हैं। काम की बात यह है कि हमेशा ध्यान रखें, नॉर और नैंड यूनिवर्सल गेट हैं, इनके दोनों इनपुट आपस में जोड़ दें तो फिर ये नॉर और नैंड का वर्क नहीं करते, ये नॉट का वर्क करते हैं। अब आइए अगला पॉइंट है कि किस तरह से नॉर से और बनाते हैं। बहुत आसान भाई, नॉर और का उल्टा ही तो होता है। अगर इस नॉर के आगे एक नॉट लगा दिया, ये कौन सा है, ये भी है नॉर, लेकिन इसका काम क्या है, दोनों इनपुट मिला दिए तो अब ये नॉट बन गया। तो नॉर के आगे अगर नॉट लगा दिया तो फिर ये नॉर के को उल्टा करके और बना देगा। आप यहाँ देख के लिख सकते हो, ए और बी इनपुट हैं तो यहाँ ए और बी होल इन्वर्ट, ये नॉर ऑपरेशन हुआ, और ये उसका होल दोबारा से इन्वर्ट करेगा तो इन्वर्ट का इन्वर्ट फिर वो सीधा हो जाएगा, मतलब ए और बी आ जाएगा, तो ये और ऑपरेशन आ गया। तो इस तरह से ये वर्किंग नॉट गेट है जो आगे लगा हुआ है। तो नॉर के आगे नॉट लगाएंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप ये वाला यूनिवर्सल गेट नॉट ना लगा के ये फंडामेंटल नॉट लगा दें, तब भी नॉर से नॉट लगा के आप और बना सकते हैं। सेम बिल्कुल वैसे ही नाइन के आगे, यहाँ देखिए ये वर्किंग नॉट गेट लगा हुआ है नाइन का, तो नाइन के आगे नॉट लगाने से तो एंड का एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। यहाँ देखिए एंड का मिल रहा है, तो ये एंड गेट की तरह बिहेव करेगा, और इसी तरह से नाइन के आगे एक फंडामेंटल नॉट लगाने से भी एंड बन जाएगा। तो वही नॉर से और बनाना और नाइन से एंड बनाना बहुत आसान है। आगे आप नॉट लगा दिए, और नॉट के दो फॉर्म है, फंडामेंटल नॉट फिर या फिर यूनिवर्सल वाला नॉट गेट लगा सकते हैं। अब आइए इंपॉर्टेंट है आपका नॉर से एंड बनाना। अभी पीछे आपने डी मॉर्गन में बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट पढ़ा था कि अगर नॉर ऑपरेशन है तो उससे एंड वाला ऑपरेशन बन जाता है। यही है डी मॉर्गन लॉ। फिर से देख लें, नॉर ऑपरेशन है मतलब ए और बी होल इन्वर्ट है, होल इन्वर्ट अगर है तो ये अलग अलग हो जाएंगे, और बीच में एंड आ जाएगा, मतलब और वाला साइन एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी देख लिए, अगर हम नॉर से एंड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक काम करें, पहले ये नॉर गेट के नॉट वाले वर्जन ले लें, और इसके आगे एक नॉर और लगा दें। टोटल ये 3 नॉर गेट हैं। ये पीछे वाले दोनों नॉर गेट नॉट की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये आगे वाला नॉर गेट है क्योंकि इसके दोनों इनपुट अलग अलग हैं। अब यहाँ ए रखेंगे तो ये ए इन्वर्ट देगा, नॉट का काम कर रहा है। ये बी रखेंगे तो ये बी इन्वर्ट देगा। अब यहाँ ये नॉर ऑपरेशन जब ये करेगा तो ये दोनों ए इन्वर्ट और बी इन्वर्ट का ही तो नॉर बनाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए इन्वर्ट और बी इन्वर्ट का होल इन्वर्ट, बस यहीं डी मॉर्गन आप लगा दिए। जब भी और ऑपरेशन में होल इन्वर्ट होता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इन्वर्ट का इन्वर्ट बन जाएगा, और ये और का ऑपरेशन एंड बदल जाएगा। अब बताइए, ए का डबल इन्वर्ट तो ए ही बनेगा ना, और बी का डबल इन्वर्ट यानी 2 बार इन्वर्ट तो बी बनेगा। तो लास्ट में क्या आया, ए एंड बी, और इसी को कहते हैं वाई। तो ध्यान देने की बात यह है कि ये अब एंड गेट को दिखा रहा है। तो इस तरह से एंड गेट का ऑपरेशन ये सामने आ गया। और अब सेम बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ देख लिए कि 2 नैंड वाले नॉट गेट आपस में जोड़ दिए गए हैं, और आगे एक नैंड गेट लगा दिए। कुल मिला के 3 नैंड गेट है। तो इस नैंड गेट से आप और बनाने जा रहे हैं, तो फिर वही डी मॉर्गन थ्योरम आप देख लें। यहाँ फिर से दोबारा आपको दिखा दें, यहाँ लिखा हुआ नैंड ऑपरेशन है ए एंड बी होल इन्वर्ट, तो यहाँ देखिए ए इन्वर्ट और बी इन्वर्ट आ गया। तो कुल मिला करके यहाँ देखिए 2 इनपुट ए और बी है। ए को ये नॉट है क्यों, ए इन्वर्ट बना देगा, बी को ये बी इन्वर्ट बना देगा। अब यहाँ नैंड पे अप्लाई करिए तो ए इन्वर्ट एंड बी इन्वर्ट होल इन्वर्ट,
और तब अगर होल इन्वर्ट है, ध्यान देने की बात है, तो डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, इस पूरे इन्वर्ट को ये अलग अलग कर देगा, बीच का ऑपरेशन बदल जाएगा, एंड की जगह और हो जाएगा, तो ए डबल इन्वर्ट और बी डबल इन्वर्ट आ जाएगा, और डबल इन्वर्ट में सेम वैल्यू आ जाती है ए और यहाँ पर बी आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ देखिए और ऑपरेशन में ये कन्वर्ट हो गया, मतलब एंड नैंड से आके और में कन्वर्ट हो गया, तो आउटपुट इसका और गेट का बनेगा, ये बन गया और गेट आपका। अब आइए आगे बात करें, इसी नॉर से नैंड बनाने वाले डायग्राम को फिर से एक बार आप देख लें, यहाँ कुछ करना नहीं, थोड़ा सा बस आपको याद रखना है। और इस तरह का जब भी कोई सीक्वेंस दिखाई दे तो 99% डी मॉर्गन ही होता है, हमने अभी तक यही देखा है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा डिज़ाइन पे ध्यान दिए। आगे एक गेट लगा हुआ है, पीछे उसकी दो टांगे, जैसे नहीं लग रहा है कि एक बर्ड जैसे जा रही, चिड़िया उड़ रही है, आगे उसकी चोंच है, पीछे दो टांगे, एक रफ डायग्राम इस तरह समझ सकते हैं। और यही काम यहाँ हो रहा है, देखिए ये जो दोनों नॉट हैं ये तो यूनिवर्सल वाले नॉट हैं, अगर आप फंडामेंटल नॉट लगा दें काम तो वही करेगा ना। तो फिर यहाँ डी मॉर्गन लगा के ये बन गया आपका एंड गेट। अब इससे भी छोटा डायग्राम इसका ये बनता है, यहाँ देखिए ये नॉर गेट है, आगे यहाँ पीछे की तरफ ये जो छोटे से नॉट लगे ये एक्चुअली दो नॉट गेट हैं। तो नॉट दो हो, उसके आगे कोई नॉर या नैंड लगा हो तो डी मॉर्गन तो लगना ही लगना है। और इसको आप समझ सकते हैं कि नॉर से आप सीधे एंड पे पहुंच जाएंगे और इधर नैंड से कहाँ पहुंचेंगे, और पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों नॉट की जगह पर ये फंडामेंटल नॉट लगा दिया जाए तब भी यही मिलेगा आपको। और इसका शॉर्ट सिंबल ये बनेगा कि ये दोनों नॉट जो आप देख रहे हैं इसका एक छोटा सा नॉट यहाँ लगा दिया जाए तो ये पूरा और गेट बनेगा। तो आप ध्यान दें ये पूरा आपका और गेट है, क्योंकि ये नैंड से और बन रहा है और ये नॉर से एंड बन रहा है। तो ये तो कहानी हो गई कन्वर्जन। बस लास्ट है ये क्वेश्चंस ले लेते हैं, बस सारा टॉपिक लगभग पूरा हो गया। क्वेश्चन की संख्या 21 है, लिखा है इफ ए बराबर 1 और बी बराबर 0, बहुत आसान भाई। आगे लिखा है ये बूलियन एक्सप्रेशन ए इन्वर्ट एंड बी इन्वर्ट होल इन्वर्ट फिर और फिर ए इन्वर्ट का होल इन्वर्ट। ठीक है, जो कुछ भी लिखा हो उसको आप दोबारा लिख लें और उसमें ए बराबर 1 और बी बराबर 0 रख के इसे 1 बाई 1 आगे बढ़ाते जाएं। कैसे, यहाँ देखिए ए की जगह पे हमने 1 लिखा 1 इन्वर्ट, और बी की जगह पे 0 इन्वर्ट लिखा, उसके बाद एंड लगा बीच में, फिर होल, बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। उसके बाद फिर इसे 1 बाई 1 सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व करें। तो अब सबसे पहला काम 1 इन्वर्ट को आप 0 लिखेंगे और 0 इन्वर्ट को क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, बीच में एंड लगा है लगा रहेगा, और फिर ये होल इन्वर्ट छोटा वाला ये रहेगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। 1 इन्वर्ट को आगे देखिए 0 लिखने जा रहे हैं, यहाँ से ये 1 इन्वर्ट था ये 0 हो गया। और यहाँ देखिए 0 एंड 1 क्या होगा, तो ये एंड ला है, अगर ये ऑफ है और ये ऑन है तो एंड में भैया अगर एक भी ऑफ है तो पूरा ऑफ हो जाएगा, तो मतलब 0 आएगा और ये होल इन्वर्ट रहेगा। इधर की तरफ 1 इन्वर्ट 0 हो गया, मतलब अब 0 इन्वर्ट की वैल्यू यहाँ 1 होगी और ये 0 ऐसे ही रहेगा, और होल इन्वर्ट जो सबसे बाहर लगा था वो रहेगा। अच्छा अब बताइए 1 और 0 क्या होगा, अगर ये ऑन है और ये और ऑपरेशन है, और में क्या होता है, अगर एक भी ऑन है तो ऑन रहेगा, तो यहाँ देखिए 1 और 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, होल इन्वर्ट रहेगा, और इसकी वैल्यू जब हम करेंगे तो ये 0 आ जाएगी। तो लास्ट में इसका आंसर 0 आया, तो आंसर आपका हो गया बी। इस तरह से कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हो और उसमें वैल्यू डाल दी जाए तो उसे आप 1 बाई 1 स्टेप धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बस आपको एंड और ऑपरेशन लिखना होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22, लिखा है बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक गेट। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये लॉजिक गेट का एक कॉम्बिनेशन दिखाएगा, यहाँ एक्स वाई इनपुट है, ये आउटपुट वाई 0 है, ये ओ है, और तब यहाँ पे आपको बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। तो आपको बस इसी डायग्राम के ऊपर लिखते जाना है, यहाँ एक्स और वाई। इधर आगे बढ़िए, एक्स को आगे बढ़ाएंगे, नॉट गेट क्रॉस करके जा रहे हैं तो ये एक्स इन्वर्ट बना देगा, वाई तो फिर वाई रहेगा यहाँ पे, और ये इधर वाई कनेक्ट है, यहाँ वाई रहेगा। अब बताइए कौन सा गेट है, एंड गेट। अब एंड गेट के दोनों इनपुट क्या मिल रहे हैं आपको, एक्स इन्वर्ट वाई, तो ये क्या बनाएगा, एक्स इन्वर्ट एंड वाई। इसी तरह से इधर से y आ रहा है, तो अब ये कौन सा गेट है, ये है आपका और गेट। तो बस दोनों इनपुट में और ऑपरेशन लगा दिए, तो x इन्वर्ट एंड y होल ब्रैकेट और y, ये आपका फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन हुआ, यही आपका o होगा। तो o का आंसर आप समझ गए कौन सा है, इसमें आंसर आपका आ रहा है बी वाला मैच करेगा, बाकी और कोई मैच नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दोबारा से फिर यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम पूरा कॉम्बिनेशन है गेट का। ये आपका कौन सा गेट है, एंड गेट, ये कौन सा है, नैंड। पहले तो गेट पहचाना आना चाहिए, इतनी देर से आप पढ़ रहे हैं तो ये आप पहचान ही गए। इसमें लिखा है ऑल 3 इनपुट्स ऑफ फॉलोइंग गेट्स आर फर्स्ट हाई एंड देन लो, द आउटपुट विल बी। अच्छा, तो इसमें 3 इनपुट दिखाए गए हैं और इसमें कह रहे हैं पहले इनको आप हाई करिए, हाई का मतलब ऑन, और फिर बाद में लो करिए मतलब ऑफ करिए। तो कुछ नहीं करना है, आप पहले इसमें 1 1 लिख दिए,
इस 1 को कैरी करके एंड को ले जाइए, अगर एंड के दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट 1 देगा। और इसी तरह ये 1 लेके गए तो यहाँ आपको 9 मिला। अब दोनों इनपुट पहले वाले आप पहली वैल्यू को देखें, दोनों इनपुट 1 1 है तो 9 क्या करेगा, एंड का उल्टा। तो एंड तो पहले 1 बनाएगा और उसका उल्टा ये 0 बनाएगा। तो पहला आंसर देखिए 0 आ गया। अब आप 0 0 लेके करिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0 है, ये 0 है। एंड पे अगर 0 0 अप्लाई करेंगे तो वो 0 देगा और ये वाला 0 इधर आ जाएगा। फिर 9 पे 0 0 अप्लाई करेंगे तो पहले एंड उसका 0 देगा और एंड उसका उल्टा 1 देगा। असल में 9 को हम लोग एंड से ही रिलेट करके करें तो अच्छा रहता। तो इसमें आंसर आ गया 0 1, तो आंसर आपका हो गया डी, जैसे इसमें दिया गया लास्ट वाला आंसर सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में एक बड़ा सा डायग्राम बना हुआ है, मगर ध्यान दिए ये जॉर गेट नहीं है, क्योंकि जॉर गेट में यहाँ दोनों एंड होते हैं, यहाँ और होता है, ये सब अलग है। ठीक है, कोई भी डायग्राम है। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो आउटपुट z है वो 1 है, तो x और y की वैल्यू बताइए। बहुत आसान। इसमें अगर किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में आउटपुट दे दिया जाए तो आप उल्टे सीक्वेंस को फॉलो करें। मतलब आप यहाँ सबसे पहले z बराबर 1 रख लें, ध्यान दीजिए z बराबर 1 रखिए, और ये डायग्राम आपका आ गया। यहाँ देखिए z बराबर 1 लिखा हमने। अब आप इसका उल्टा सीक्वेंस बनाते जाइए। चलिए इधर की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या लगा, नॉट लगा। जब आप इस नॉट को क्रॉस करके जाएंगे तो ये 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उल्टा। अब ये क्या है, और है। असल में ये पूरा नॉट हमने इसको तोड़ दिया, पहले नॉट को सब देख लिया और फिर और देख रहे हैं। अब बताइए, और के आउटपुट पे 0 लिखा है तो उसके दोनों इनपुट ही तो 0 होंगे ना, बिल्कुल सही, ये दोनों 0 0 होंगे। अब ऊपर वाली लाइन पे आगे बढ़ जाते हैं इधर से ऐसे। अब आप आगे बढ़ के इस 0 को यहाँ कैरी करिए, तो ये और का आउटपुट है और इस पर 0 लिखा है तो इसके दोनों इनपुट फिर 0 होंगे। और फिर ये कौन है, नॉट है। अब आप नॉट के आउटपुट पे 0 लिख रहे हैं तो ये इनपुट क्या होगा, 1 होगा। और इसी तरह से इधर वाला 0 आ जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 आ गई। ये सीक्वेंस ऊपर से आसान लगा, हमने ऊपर की तरफ से किया। अगर आपको नीचे से जाना है तो आप नीचे से भी उल्टी वैल्यू रख करके जा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 24। इसका आंसर आप सामने देख रहे हैं, 0 और 1 आया शायद, हाँ नहीं 1 और 0 आया, तो 1 और 0 की कंडीशन ये आ गई बी। तो अब अगला पेज ले लेते हैं, पेज नंबर 25, लास्ट पेज है ये। 25 क्वेश्चन, सॉरी पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 25 है। लिखा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गेट। अरे अब इस गेट को पहचानना कितना आसान है। सबसे पहले नॉर लिखा है तो ये 9 गेट, बट दोनों इनपुट आपस में कंबाइंड है, तो ये काम किसका करेगा, अब ये काम करेगा किसका, अब ये काम करेगा नॉट का, और उसके आगे फिर एक नॉट है। अरे जब दो नॉट आगे पीछे लग गए, वर्किंग नॉट, ये फंडामेंटल नॉट है, ये वर्किंग नॉट है, तो फिर वो बेकार हो गए, क्योंकि दो नॉट जब भी लगेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और तब इसलिए ये दोनों गेट बेकार है। तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ इतना ही इसका इफेक्टिव काम करेगा, और ये आपका नॉर गेट है। तो इसका आंसर इसीलिए नॉर आएगा। यहाँ वैल्यू रख के भी दिखाया गया है, ए और ये बी लिखा है, ये नॉर ऑपरेशन किया आपने, ए और बी होल इन्वर्ट, इसका उल्टा, मतलब ये नॉट गेट है ना, तो ये क्या करेगा, इन्वर्ट का फिर इन्वर्ट, डबल इन्वर्ट, और फिर ये ट्रिपल इन्वर्ट कर रहा हो। ट्रिपल इन्वर्ट में तो फिर इन्वर्ट ही बचेगा, मतलब 3 बार इन्वर्ट हो जाए तो इन्वर्ट होगा। तो ए और बी होल इन्वर्ट वाई, मतलब फिर वही नॉर गेट का ही ऑपरेशन मिला आपको। तो आंसर इसका सी हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लिखा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गेट। अब इसे ज़रा ध्यान से देखिए। आपको याद आ रहा होगा, हमने पीछे कहा था कि आगे एक गेट लगा और पीछे उसकी दो टांगों जैसे उड़ती हुई चिड़िया, ये बिल्कुल वही है, और ये डी मॉर्गन पे आधारित है। हमेशा अक्सर यही होता है, हम देखते हैं क्वेश्चन में ऐसे ही बना रहता है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये आपका नॉर वाला नॉट गेट है और ये फंडामेंटल नॉट है, ठीक है, डी मॉर्गन में यही होता है। आगे लिखा हुआ और, लेकिन उसके आगे ये क्या है, नैंड है, बट ये नैंड के दोनों इनपुट मिले हैं तो ये नॉट का काम करेगा। अच्छा ये बताइए, ये और ये नॉट मिल करके क्या बनाएगा, नॉर बनाएगा, यहाँ देखिए सामने दिया हुआ, और ये आपका नॉट है, ये नॉट है, बस ये हो गया डी मॉर्गन। बताइए मेन गेट कहाँ पे, ये आपका मेन गेट है नॉर। अब बताइए डी मॉर्गन में नॉर क्या बनाता है, एंड बनाता है, तो इसका आंसर एंड आ गया। आप उसी सीक्वेंस को जैसे आप डी मॉर्गन में लिखते थे बिल्कुल सेम उसको आप यहाँ ला के लिख सकते हैं। यहाँ देखिए बना हुआ है ये वाला सीक्वेंस, दो नॉट है, फिर ये नॉर है, ये आ गया एंड गेट का आंसर। तो इसीलिए इसका आंसर होगा एंड गेट। और क्वेश्चन नंबर 26 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में फिर से कॉम्बिनेशन दिया गया है और इसमें बताना है बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो आउटपुट वाई पर। तो यहाँ देखिए ए लिखा है बी, बिल्कुल इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, इसे आप आगे बढ़ाएंगे तो ये ए इन्वर्ट देगा, यहाँ ए आ जाएगा, इधर से बी अप्लाई करेंगे, एंड गेट है तो ए इन्वर्ट एंड बी देगा। उसके बाद फिर ऊपर देखिए ए आ रहा है, इस और वाले गेट का इनपुट आपको ए मिला, इधर ए इन्वर्ट एंड बी मिला, आप दोनों को आपस मिला दें तो ए और ए इन्वर्ट एंड बी मिला। लेकिन आंसर ये नहीं है, क्यों,
ये आगे सॉल्व किया गया। अब आइए आपको हम दिखाएं कि जो टॉपिक आपने बूलियन अलजेब्रा के फॉर्मूले में पढ़ा था उसमें ब्रैकेट के अंदर जो आप ऑपरेशन देख रहे हो उससे अलग ऑपरेशन बाहर है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ला लग रहा है। आपको दिखा दे दोबारा, डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये आ गया दोबारा। अगर यहाँ पे और है, ये बाहर एंड है, तो ये ए दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ए एंड बी बनेगा, ए एंड सी बनेगा, बीच में और रहेगा। सेम वही कहानी यहाँ पे है। चलो आगे सॉल्व करके देख लेते हैं। ए और ए इन्वर्ट बनेगा तो ऐसे हो जाएगा, और बीच में एंड ऑपरेशन लगाएंगे, फिर ए बी पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ए और बी बनाएगा। अब बताइए ए और ए होल इन्वर्ट क्या होता है। आप इसकी वैल्यू खोज सकते हैं, वैसे हम आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं। ए और ए इन्वर्ट की वैल्यू 1 होती तो ठीक है। ए और ए की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ ए और बी है ऑपरेशन, तो इसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे, और फिर यहाँ आएगा ए और बी। अब बताइए 1 एंड ए और बी बन गया ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर एंड लॉ में आ जाइए। यहाँ देखिए ए एंड 1 इज इक्वल टू ए, और अगर 1 पहले ए बाद में लिख दें तो कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि वो वही रहता है। तो इसीलिए यहाँ वाले आंसर में आप 1 एंड ए और बी लिखा हो तो पूरा ब्रैकेट फिर से रिपीट हो जाएगा। तो ए 1 एंड ए की वैल्यू ए होती है, तो इसी तरह 1 एंड दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आ जाएगा। मतलब फाइनल आंसर और गेट का आया। एक तरीका और है, बूलियन एक्सप्रेशन ही तो बताना था, तो बूलियन एक्सप्रेशन आपने सॉल्व करके बता दिया, ठीक है ना। तो इसमें और गेट भी आप बता सकते हैं। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिखाया गया आइडेंटिफाई द गेट। गेट का कॉम्बिनेशन ऐसे दिया गया, देखने में कोई ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है कि जैसे डी मॉर्गन हो। तो अब इसे कैसे आइडेंटिफाई करें। कोई भी गेट समझ में ना आए तो उसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आप उसमें वैल्यू रख के चले जाओ 1 बाई 1 सीक्वेंस में। और वैल्यू रखने का तरीका वही तरीका है जो आप ट्रुथ टेबल बनाते हैं, पहले 0 0 लें, फिर 1 0 लें, फिर 0 1, फिर लास्ट में 1 1 लें। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लिखने में जगह कम है, तो आप देख सकते हैं, इसे हम थोड़ा इनलार्ज करके दिखाते हैं आपको। और इस तरह से ये इस गेट के ऊपर हमने पहले वैल्यू रख ली। चलिए ए और बी की जगह पे 0 0 रखा, यही 0 0 इस पे कैरी हो जाए क्योंकि ये वायर दोनों ए और बी वाले यहाँ के जुड़े। इस और गेट पे जब आप 0 0 लाएंगे तो ये 0 देगा। जब इस एंड नैंड गेट पे आप 0 0 लाएंगे तो एंड इसका 0 देगा, बट नैंड इसका 1 देगा। देखिए वैल्यू हमने लिख के दिखा दी। अब इसी तरह से 0 0 के बाद आप 1 0 लिए तो ये 1 दे देगा और गेट, और 9 क्या देगा, फिर वो ऑन हो जाएगा। एंड का उल्टा है, 0 का देगा 1। बस आप वैल्यू रखते जाइए। अब आप 0 1 लिए, फिर 1 1 लिए, फिर वही सीक्वेंस पूरा फॉलो हो रहा है, और सेम इस पे भी हो रहा है। तो जब आप सारी वैल्यू लिख करके फिर यहाँ एंड ऑपरेशन में जाएंगे तो 0 1 का फिर ये 0 देगा, 1 1 का क्या देगा, 1 देगा, फिर 1 1 का क्या देगा, फिर 1 देगा, और 0 1 0 का क्या देगा, 0। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, पहली जो वैल्यू थी वो ये 0 0 के लिए थी। इसका मतलब 0 0 का 0 ये एक पॉजिटिव गेट है। चलिए यहाँ लिख के दिखा देते हैं, सामने लिखा हुआ है 0 0 का 0 अगर है तो पॉजिटिव गेट है, और 0 1 की संख्या बराबर है तो जॉर गेट है। बिल्कुल सामने दिख रहा है, देखिए 2 0 और 2 बार 1 आया तो ये जॉर गेट है। जॉर में दोनों संख्या बराबर होती हैं। तो इस तरह से आपने इसे समझ लिया, और हमने बहुत तेज़ी से इसको बता दिया। हालांकि टोटल टाइम 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, बट ये टॉपिक पूरे 2 दिन पढ़ाया जाता है जितना हमने आपको पढ़ाया। इसके विद न्यूमेरिकल बताएं, करीब 28 क्वेश्चंस हैं इसमें, और इसे आप बार बार रिवर्स करके भी देख करके समझ सकते हैं। मेनली इनके न्यूमेरिकल देख लें तो अच्छा रहेगा। मतलब कंप्लीट टॉपिक आपने पढ़ लिया, अब इससे ज़्यादा और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और तब आप सारे क्वेश्चन यहाँ से डील कर सकते हो। भाई इतना ही काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।